अब आ रही है आपको मेरी वॉइस? आई थिंक अब आपको मेरी वॉइस क्लियर होगी। कुछ साउंड का इशू था, टेक्निकल इश्यूज, तो ओके। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस कर रहे थे हम क्रैश कोर्स के बारे में। तो मैं बता दूं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं सोनिया सिंह ऑलरेडी यहाँ पे हिस्ट्री का कोर्स पढ़ा रही हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। हेलो सुनीता, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनटी का कोर्स पढ़ा रहे हैं, और एनटी के कोर्स में अगर हिस्ट्री की बात करें तो जो सब्जेक्ट का बाइफर्केशन है ना, यूनिट्स को अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा, यानी 10 यूनिट्स हैं उसकी ऑलमोस्ट। तो 10 यूनिट्स में से हमने ये कोशिश की है कि हम उसको 50 से कम टॉपिक्स में एटलीस्ट डिवाइड करें, और हमारा टारगेट है कि 50 डेज में एटलीस्ट हम 50 टॉपिक्स को कवर करें, जिसका मेन पर्सपेक्टिव ये है कि हम आपको एक बेहतर एजुकेशन दे पाएं। और अगर एनटी का जो नोटिफिकेशन की मैं बात कर रही थी, वो काफ़ी सर्टेनिटी से चल रही हैं चीज़ें। हेलो ललिता, वेरी गुड मॉर्निंग। गोपाल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो इससे मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन अभी तक तो देखिए एग्जैक्टली नहीं आया है, पर जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि लास्ट ईयर भी एनटी का जो नोटिफिकेशन आया है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में उन्होंने पेपर लेने स्टार्ट किया, और नवंबर के लास्ट वीक में जाकर पेपर खत्म होते हैं। तो हम अगर इस एस्टिमेशन से चलें तो हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम भी है, और वैसे भी माना जाए तो एनटी ने काफी अच्छा खासा मौका और टाइम आपको दे भी दिया है। तो हमारा पर्सपेक्टिव बेशक ये हो कि नोटिफिकेशन कब आएगा वो तो एक ऑफिशियल पर्पस हमारा है ही, पर इसके अलावा हम अगर ये ध्यान में रखें कि नोटिफिकेशन से ज़्यादा हमारा ध्यान अपनी प्रिपरेशन पे हो, तो 50 टॉपिक्स और 50 जो डेज हैं उसको इंट्रोड्यूस करने का यही एक मकसद है कि आप अपने करियर को थोड़ा सा बूम करें, बूस्ट करें, और उसकी जो कोशिश है हम अपनी तरफ से बेहतर कर रहे हैं। एनटी का देखिए, अगर सब्सक्रिप्शन पैक आप लेते हैं, SRS10 जो है वो मेरा डिस्काउंट कोड है। जितना फॉर एग्जांपल अगर आप 750 रुपये महीने का कोर्स लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट कर कर आप उसमें से मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। और अगर क्रैक एनटी यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप अपनी सक्सेस को काफी हद तक इंश्योर कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आपको एक बेहतर तैयारी के साथ साथ एक बेहतर मोटिवेशन भी दे रहे हैं, जो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे शायद इजीली नहीं मिल पाएगा। परफेक्ट स्टडी हम करवा ही रहे हैं, और उससे ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर हम आपके साथ बने हुए हैं स्टडी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हमारा पर्सपेक्टिव होता है आपको बेहतर तैयारी कराना। हर बुधवार यानी वेडनेसडे को हम एक नया जो बैच है वो लॉन्च करते हैं, और उस लॉन्च बैच को लॉन्च करने के बाद हमारी कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट्स को उनके अकॉर्डिंग जो उनके बेनिफिट्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उसको हम पूरी करवा सकें एजुकेशन से रिलेटेड। चाहे वो नोट्स की बात हो, चाहे वो स्ट्रक्चर कोर्स की बात हो, तो अनअकैडमी के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मैं सोनिया सिंह पिछले 3 साल से एनटी यूजीसी नेट का कोर्स पढ़ा रही हूँ, स्पेशलाइज्ड हूँ हिस्ट्री में। SRS10 मेरा कोड है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कर आप वहाँ पर अगर लेंगे तो कोर्स तो काफ़ी आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। पेपर 1 में मेरे पास जैसे कि एनटीए का अप्रोच को हम सभी जानते हैं, 2 पेपर आते हैं, एक जर्नल पेपर होता है और एक दूसरा पेपर हमारा होता है सब्जेक्ट कंसर्न पेपर। ये सारे के सारे सब्जेक्ट कंसर्न पेपर हैं। पेपर 1 में बेसिकली जर्नल से रिलेटेड 10 यूनिट्स आते हैं हमारे पास, और अगर पेपर 2 की बात की जाए तो हम न सिर्फ आपको पेपर 1 बल्कि पेपर 2 के सारे पेपर्स की तैयारी करवा रहे हैं, चाहे वो लॉ हो, संस्कृत हो, साइकोलॉजी हो, जो कोर्सेज आपको ऑफलाइन इजीली नहीं मिलते हैं। फाइन। तो इस कोर्स को और इजी बनाने के लिए हम आपके साथ, नितेश वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारी कोशिश यही है कि ऐसे कोर्सेज को लेकर जो कहीं नहीं मिलते हैं वो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आइकॉनिक की बात की थी, प्लस में आपको हम आपको न सिर्फ लाइव सेशन दे रहे हैं, क्विज दे रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस दे रहे हैं, स्ट्रक्चर कोर्स दे रहे हैं। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल बेनिफिट भी मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा टेस्ट सीरीज लगाता है और उसका अगर स्कोर अगर बूस्ट नहीं हो रहा है, बूम नहीं हो रहा है, तो इस कोर्स के बलबूते पे आप एटलीस्ट जो मेंटर है आपका टेस्ट सीरीज चेक कर सकता है और आपको गाइड कर सकता है कि आप ऐसा क्या करें कि आपका जो टेस्ट में स्कोर है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो सके। अगेन प्लस की बात करें तो इंडिया का बेस्ट एजुकेटर है, लाइव क्लासेस हैं, पीडीएफ हम दे रहे हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस तो हम आपको दे ही रहे हैं। और आइकॉनिक की बात करें तो इसमें पर्सनल कोच के साथ साथ एक पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग क्लास भी हम लेते हैं। और आइकॉनिक और प्लस की सबसे एक बेस्ट चीज है यहाँ पे लाइव और जो हमारे क्विज होते हैं वो काफी टेस्टिस वो काफी बेनिफिटेड होते हैं, स्टूडेंट्स के बिहाफ पे देखा जाए तो बेनिफिटेड होते हैं,
क्योंकि अगर आप ये मान के चलें कि एनटीए के कोर्स में हर साल अगर 3 से 4 लाख बच्चे अगर अपीयर होते हैं, तो उस अपीयरेंस में अगर आप टेस्ट सीरीज और रिवीजन नहीं कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं, जो वेल स्ट्रक्चर्ड है, जो अनअकैडमी आपको दे रहा है, तो आपका जो एस्पिरेंट्स का जो सफर है, डेस्टिनेशन है, वो काफी हद तक मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये काफी हद तक जजमेंट करना मुश्किल हो जाता है कि टेस्ट सीरीज जो आप लगा रहे हो सही है, गलत नहीं है। और टेस्ट सीरीज अटेंड करके आप अपने स्कोर को न सिर्फ बूस्ट कर सकते हैं, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंप्रूव होगा। से अगर आप SRS 10 का कोर्स लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो कोर्स आप 833 में लेंगे 750 का हो जाएगा। और अगर 12 मंथ का कोर्स लेते हैं 13,750 में, तो 12,375 का हो जाएगा। उसके अलावा सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जो भी क्रेडिट्स आप लेंगे पढ़ते हुए, वो भी यहाँ पे काउंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप ये कोर्स सब्सक्राइब करेंगे SRS 10 के नाम से, तो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 8 या 9,000 में कोर्स उससे ज्यादा का नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो 12 महीने 1 साल का कोर्स अगर आपको 9,000 में पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कॉस्ट है। आपके एम से तो बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगेन लाइव टेस्ट क्विजेस हम दे रहे हैं आपको। ठीक है शुभम, क्लास के एंड में बताएंगे आपको। वी आर हेयर टू आंसर योर ऑल द क्वेरीज। नितेश, ज्योग्राफी अभी कौन पढ़ा रहा है वो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाके अगर आप चेक करेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो ज्योग्राफी वाला जो सेशन है वहां पे चेक करिएगा आप। तो ज्योग्राफी में जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, उसमें आपको उसके कोर्सेज का पता चल जाएगा, और ज्योग्राफी में अभी क्या चल रहा है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट एजुकेटर्स हम दे रहे हैं आपको। आई थिंक अभिषेक कुमार सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं अभी अनअकैडमी पे, तो एक बार आप चेक भी करेंगे तो क्लैरिटी आपको ज्यादा हो जाएगी कि यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं। फाइन, तो पेपर 1 ही नहीं, पेपर 2 भी हमारे साथ साथ यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। चाहे वो ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, पंजाबी है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। और पेपर 2 के लिए भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे हम पेपर 1 की बात करें, चाहे हम ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्राइस हाइक अलर्ट के बारे में बता दूं कि 31 जुलाई जो है आपका प्राइस हाइक अलर्ट लास्ट डेट है। अगर 6 महीने का कोर्स आप लेते हैं, तो 2 महीने का कोर्स आप प्लस ले सकते हैं, साथ में 12 महीने के साथ साथ 2 महीने का कोर्स भी आप प्लस यहाँ पे ले सकते हैं। यानी आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। बग्स की बात करें तो कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप पूछना चाहें, कोई कंप्लेंट्स हैं, तो आप हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाके इजीली अपने क्वेरीज को, डाउट्स को पूछ सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फीडबैक फॉर्म दिया होगा, वहां पे आप फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। पवित्रा, वेरी गुड मॉर्निंग। नाउ लेट्स कम ऑन द मेन पॉइंट विच इज लेटर वैदिक पीरियड। तो जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, तो लेटर वैदिक फेज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यानी हमारा टाइम पीरियड क्या है, 1000 से लेकर 600 BC तक का। सुनीता देखिए, अगर आप अभी एमए फर्स्ट ईयर में हैं, तो ये काफी अच्छा डिसीजन है कि आपने एनटी का कोर्स जो है स्टार्ट करने का भी से सोचा है। क्योंकि कई बार होता है कि हम काफी इनिशियल स्टेजेस में चीजें जब स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चल जाता है। ठीक है रविंद्र, मैं आपके सवाल पे आ रही हूँ। तो ये काफी अच्छी बात है। देखिए, हिस्ट्री का कोर्स मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो 11 बजे क्लास होती है और हमारी 4 बजे क्लास होती है, जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, कंटेंट के बारे में। ओके, और अगर आप फुल फ्लेज कोर्स पढ़ना चाहें, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी आपको बहुत सारे कोर्सेज ऐसे मिल जाएंगे जहां पे आपको अच्छी खासी एक फुल फ्लेज कोर्स की तैयारी मिल सकती है। और वेरी गुड मॉर्निंग संगीता। और उससे बेस्ट चीज है कि आप अपने कंटेंट को पढ़ते रहिए साथ में। मान लीजिए अगर हम 11 बजे से लेके 12 बजे तक अगर कोई कंटेंट पढ़ा रहे हैं आपको, और 4 से 5 कंटेंट पढ़ा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे आप कंटेंट पढ़ रही हैं, तो 2 घंटे आप रिविजन सेक्शन भी कीजिए अपना। ये नहीं कि हम लेटर वैदिक फेज पढ़कर चले गए और बाद में आपको यही नहीं पता है कि लेटर वैदिक फेज में सवाल क्या बन रहे हैं। तो कोई भी तैयारी शुरू करने से पहले आप एग्जामिनेशन के अप्रोच को समझें। अगर आप एग्जामिनेशन के अप्रोच को नहीं समझने के एंटी का सवाल बनाने का तरीका क्या है, सवाल आते कैसे हैं, तो ये तैयारी आप कितनी भी स्ट्रांग तरीके से शुरू कर लें, वो आपके जर्नी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखें कि आप जो पढ़ रही हैं, क्या उसी में से सवाल इस तरह से बन रहे हैं, और सवाल बनाने का तरीका क्या है, अप्रोच क्या है, एंटी सवाल कैसे बना रहा है, तो उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो एक बैकग्राउंड में पहले आपको क्लियर कर दूं जो हमने कल डिस्कस किया था। कल हमने डिस्कस क्या किया था,
सी हमने मैंने यहाँ पे एक इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में डिस्कस किया था, जिसका पर्सपेक्टिव क्या था। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से चीजें अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। फाइन। तो ऋग्वेदिक एज हमारा बेसिकली क्या टाइम फेज है, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। ठीक है, सॉरी 600 बीसी तक पूरा का पूरा। इसको हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है। एक हमारा है यहाँ पे, अगर हम स्टार्ट करें तो 1500 से लेके 1000 बीसी तक का टाइम फेज है, और दूसरा टाइम फेज है हमारा 1000 से लेके 600 बीसी तक का। ये जो फेज है वो हमारा अर्ली वैदिक फेज है, और ये वाला हमारा लेटर वैदिक फेज है। कल हमने अर्ली वैदिक फेज के बारे में पढ़ा था, और ये भी समझा था कि अर्ली वैदिक फेज में और लेटर वैदिक फेज में बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमारा जो काम है फैक्ट्स के ऊपर काम करना ही है, बिकॉज एनटी का पेपर अब 25% ही फैक्ट्स के ऊपर आता है। रेस्ट ऑफ द 75% का जो पेपर है वो किसके ऊपर आता है, आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस आते हैं। यानी कि आपको ये पता हो कि अगर अर्ली वैदिक फेज में बली टेक्स्ट जो था वो अगर प्रेवलेंट था, तो अर्ली लेटर वैदिक फेज में जो बली टेक्स्ट है वो जाकर किस मोड में चेंज हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर अर्ली वैदिक फेज में बली टेक्स्ट देना मैंडेटरी नहीं था, तो लेटर वैदिक फेज में यानी 1000 से 600 में ऐसा क्या हुआ कि बली टेक्स्ट देना जो मैंडेटरी हो गया था राजा को। हमें ये पता होना चाहिए कि अर्ली वैदिक फेज में आर्यन इन्वेजन होने के बाद से जितने भी ऋग्वैदिक ट्राइबल एरियाज बने हैं, अचानक से लेटर वैदिक फेज में वो जनपद और महाजनपद में कैसे कन्वर्ट हो गए। फाइन। हेलो मिस्टर कुमार। तो इसके बारे में एक फुल फ्लेज एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, और आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हम लेटर वैदिक फेज में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, और लास्ट में जो हमारी रेस्ट ऑफ द 2-3 स्लाइड्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अर्ली वैदिक फेज में और लेटर वैदिक फेज में डिफरेंशिएशंस क्या हैं। क्योंकि एनटीए का जो सवाल बनता है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी एनटीए सवाल बना रहा है उसका अप्रोच क्या है। और बेसिकली अगर वैदिक एज के बारे में बात की जाए, ऋग्वैदिक फेज के बारे में बात की जाए, या लेटर वैदिक फेज के बारे में बात की जाए, तो हमें ये पता हो कि एनटीए का जो सवाल बनाने का अप्रोच है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बना रहा है या टर्म्स के ऊपर बनाए जा रहे हैं सवाल। एक आपका कॉन्सेप्ट, एक आपका टर्म। टर्म में आपको पता हो कि भाग कौन सा टेक्स्ट होता है, या फिर उर्वरक कौन सा टेक्स्ट होता है, या फिर सभा और समिति का क्या इंपॉर्टेंस होता है। और कॉन्सेप्ट में आपको ये पता हो कि अर्ली वैदिक फेज में अगर सभा और समिति दोनों प्रेवलेंट थी, तो लेटर वैदिक फेज में ऐसा क्या हुआ कि सभा और समिति की इंपॉर्टेंस कम हो गई। ठीक है, अचानक से अर्ली वैदिक फेज में जो प्रीस्ट का जो वैल्यू था वो किंग से हाई था, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ। यहाँ पर अर्ली लेटर वैदिक फेज में ऐसा क्या हुआ कि प्रीस्ट प्लस किंग का जो बॉन्ड था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, रादर वैश्य और शूद्रास के अलावा। यानी सोसाइटी में क्या चेंजेस आते हैं, इकोनॉमी में क्या चेंजेस आते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आने वाले स्लाइड्स में और वीडियोज में। फाइन। अब एक फॉर्मल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। जब हमने कॉन्सेप्ट्स की बात की है, तो कॉन्सेप्चुअल्स में हमने ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पहले ये पढ़ा था कि यहाँ पे एविडेंसेस में, एक्सकवेशंस में हमें क्या क्या कुछ मिला है, या फिर साइट्स कौन कौन सी ज्यादा फेमस हैं। बाद में हम जब प्री हिस्ट्री से हिस्ट्री में आए, तो हमने यहाँ पे पेलोलिथिक के बारे में पढ़ा, मीजो के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने डिस्कस किया पेलोलिथिक के बारे में, मीजो के बारे में, नियो के बारे में, चालकों के बारे में, देन उसके बाद आयरन के बारे में। अब आयरन और जो आपका चालकोलिथिक वाला टाइम फेज था, उसके जो बीच वाला टाइम फेज था वो हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसको हमने कहा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, जहां पे हमने कॉपर को प्लस टीन को इक्वल फॉर्म में यूज किया, और बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी हमें मिली, बहुत सारे ऐसे हथियार भी मिले और स्टोन्स भी मिले, जिसके बेसिस में हमने ये डिफाइन किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अपने आप में काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी और अर्बनाइज भी थी। कब हमने डिस्कस किया था, मेच्योर फेज में। ठीक है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमने 4 फेजेस में डिस्कस किया था, जो कौन सा था, प्री वाला था, प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मेच्योर और लेटर। लेटर की हम बात करें तो लेटर में हम डिक्लाइन करते हुए पहुंचे थे कब, 1000 बीसी में जब हमने डिक्लाइन करना स्टार्ट किया हड़प्पन सिविलाइजेशन को। तो बाद में हम शिफ्ट होकर कहाँ पहुंचे थे, हम शिफ्ट होकर 500 बीसी का गैप करके हम पहुंचे थे कहाँ, आर्यन इन्वेजन से होते हुए अर्ली वैदिक फेज में, जिसका टाइम फेज क्या है, 1500 बीसी से 600 बीसी का। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अमित, मैं आपके सवाल पे आ रही हूँ। तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में नहीं रखेंगे, अगर आपको यही नहीं पता है कि
आयरन एज में आने से पहले हमारा क्या सबसे पहले हमारा क्या बेस था, या फिर आयरन एज में जब हम दाखिल हुए तब हमारी सिचुएशंस क्या थी, तो काफी हद तक जो आपका कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको ये पता हो कि जब हम चाल्कोलिथिक फेज से शिफ्ट हुए थे कहाँ पर, ब्रॉन्ज एज में, तो ब्रॉन्ज एज में शिफ्ट होने के बाद वहां पर ऐसे क्या चेंजेस आए थे मार्केट पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी में, कल्चर में, रिलीजन में, सोसाइटी में, कि हमें अल्टीमेटली एक नेक्स्ट फाइंड आउट करना पड़ा आयरन एज में, जिसको हम शिफ्ट कर गए कहाँ पे, 600 से 1000 से लेके 600 बीसी के बीच में। मुझसे सवाल पूछा था किसी ने पहले। हेलो शिवम, वेरी गुड मॉर्निंग। रविंदर, एग्जाम की मैं बात करूं तो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एनटी का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, पर हम मान के चल रहे हैं कि अगस्त लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में एनटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मुझे लगता है कि वही जैसे पिछले साल भी एनटी ने पेपर लिया था अक्टूबर के फर्स्ट वीक में फुल फ्लेज तरीके से, वैसे ही एक न्यू फॉर्मेट चलेगा अक्टूबर से, आई थिंक 1 या 1.5 महीने का, जिसमें हम एनटी का पेपर करवाएंगे। पर देखिए, आप एनटी के पेपर का वेट मत कीजिए, क्योंकि एनटीए ने ऑलरेडी हमें 6 से 7 महीने का एक प्लस पॉइंट टाइम दिया हुआ है, तो उसको आप यूटिलाइज करें और अपने एग्जाम की तैयारी करें। क्योंकि अगर पेंडेमिक नहीं होता तो एनटीए अब तक पेपर करवा चुका होता और दिसंबर के पेपर की तैयारी हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब पेपर कब होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। अमित कुमार, प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी 9 बजे वाली क्लास में, स्पेशल क्लास में चल रही है। 11 बजे हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, 4 बजे हम थ्योरी के ऊपर बात करते हैं, और रात के 9 बजे जो क्लास होती है स्पेशल क्लास में, वो फुल फ्लेज डिस्कशन चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के ऊपर। ओके, तो ये था। जब हम बैकग्राउंड का, आई थिंक आप मेरे सारे सवालों से, जवाबों से सहमत होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बात करें तो देखिए, जब हमने प्री हिस्ट्री की बात की थी या फिर जब हमने आईवीसी की बात की थी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इन सब में कॉमन बात क्या थी? इन सब में कॉमन बात ये थी कि तब हमने सोशल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, कल्चर हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, और साथ में ये भी डिस्कस किया था कि उनका जोग्राफिकल एक्सटेंट प्लस वहां पर लोगों के बसने का जो एक फॉर्मेट था वो क्या था। तो ये 3 तो 5 तरीके के जो भी एक्सटेंट होते हैं किसी भी सोसाइटी में मौजूद होते हैं, और कोई किसी भी सिविलाइजेशन, सभ्यता, कल्चर, लोगों को आगे बढ़ने के लिए इन 5 चीजों की बहुत जरूरत होती है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपकी सोसाइटी स्ट्रांग नहीं है, और सोसाइटी कैसे स्ट्रांग होगी? इकोनॉमी से। इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होगी? ट्रेड से। पर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 2 चीजें। अगर एग्रीकल्चर है तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास इंडस्ट्रीज हैं, क्राफ्ट एंड आर्ट है, तो उससे स्ट्रांग हो सकती है। तो इकोनॉमी किसी भी कंट्री का एक बहुत ही बड़ा बैकबोन होता है, जिसके बिहाफ पे हम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में एक अच्छी खासी डिस्कशन कर सकते हैं। अब कल्चर क्या बताता है? पेलोलिथिक में हमने ये डिस्कस किया कि भाई नोमैड्स का लाइफ हम जी रहे थे, घूम फिर के अपना जीवन यापन कर रहे थे। बट शिफ्ट कब आता है? शिफ्ट आता है न्यूलिथिक पीरियड में, जब आदि मानव से हम शिफ्ट हुए होमोसेपियंस सेपियंस में, और हमें लगा कि लाइफ में सिर्फ घूमना फिरना हमारा पर्पस नहीं है, बल्कि स्टेबल होके भी अपने कल्चर को, सिविलाइजेशन को हम स्ट्रांग बना सकते हैं। फाइन। संगीता, वैदिक एज से जो सवाल आते हैं वो बेसिकली बेस्ड, हेलो अभिषेक, जो सवाल आते हैं वो टर्म्स के ऊपर आते हैं। मैंने पहले भी बोला, टर्म्स के ऊपर, और आपका कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने डिस्कस भी किया था, मैं दोबारा भी डिस्कस कर लूंगी आने वाले स्लाइड्स में चीजें हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने जब अर्ली वैदिक फेज में और लेटर वैदिक फेज में शिफ्ट किया, तो उसके भी अपना सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस और ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। ये आपका लेटर वैदिक फेज है। देखिए संगीता, जो सवाल बनता है एनटीए से ऋग्वेदिक फेज से, ऋग्वेदिक एज की बात करें, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 1500 बीसी से लेकर ऑलमोस्ट 600 बीसी तक। ठीक है, तो इससे सवाल क्या बनते हैं? टर्म से सवाल बनते हैं, यानी जो आपकी टर्म्स एंड होती हैं वहां से सवाल बनते हैं। वो टर्म हो सकता है बलि हो सकता है, या दास हत्या क्यों की जाती थी उसके बारे में हो सकता है। टैक्सेशन कौन कौन से होते थे, हमें सब को पता है कि भाग, और वहां पे जो लैंड टैक्स था वो वसूला जाता था लेटर वैदिक फेज में। ठीक है, यहाँ से सवाल बन सकता है। इसके अलावा टर्म्स की बात करें तो क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स में, या फिर परिधान क्या होता है, इससे सवाल बन सकता है। कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये बताएं कि बलि टैक्स जो था वो अर्ली वैदिक फेज में काफी प्रेवलेंट था, बट मैंडेटरी नहीं था, तो लेटर वैदिक फेज में ऐसा क्या हुआ कि बलि जो टैक्स था वो मैंडेटरी हो गया था।
ठीक है, या फिर ये बताएं कि अर्ली वैदिक फेज में जो दास हत्या की जाती थी, ठीक है, उसके लिए बाद में लेटर वैदिक फेज में ऐसा क्या हुआ कि जो दास थे वो आके शूद्रा कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। टैक्स की बात करें तो अर्ली वैदिक फेज में टैक्स लेना मैंडेटरी नहीं था, बट लेटर वैदिक फेज में टैक्स लेना जरूरी हो गया था। क्यों जरूरी हो गया था? क्योंकि टैक्स लेना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि तब हमने आयरन की खोज कर ली थी, और आयरन की खोज करने के बाद इकोनॉमी हमारी सडनली बूस्ट हो रही थी। तो इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए, राजा को सुप्रीम पावर दिखाने के लिए और प्रजा से अपना अच्छा रिलेशन बनाने के लिए और ब्राह्मणों को किंग के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए टैक्स लेने की नौबत शुरू हुई। ठीक है, क्योंकि ऋग्वैदिक फेज में क्या था, यानी 1000 से 1500 से अगर हम बात करें 1000 बीसी तक, तो मैक्सिमम लोगों की लाइफ कैसी थी? सेमी नोमैड थी, यानी कि जो भी उनके पास पशु थे, गाय थे, घोड़े थे, उनके बेसिस पे उनकी लाइफ चलती थी। पर जैसे ही 1000 से लेकर 600 बीसी में लोहे की खोज होती है, तो सडनली इकोनॉमी बूस्ट होती है और हम कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं? एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारा राइवल जो स्टार्ट होता है वो होता है जो फोकस किसके ऊपर होता है? एग्रीकल्चर प्लस कैटल रियरिंग के ऊपर, यानी जानवरों को पालतू जानवरों को पालने के साथ साथ खेती को भी उतना ही महत्व दिया गया था जितना हमने ऋग्वैदिक फेज में सिर्फ गायों को पालने में अपना महत्व दिया था। ठीक है, क्योंकि ऋग्वैदिक फेज में लोहे की खोज ना होने की वजह से, कॉपर यूज करने की वजह से हम लंबे वक्त तक खेती नहीं कर पा रहे थे। यही कारण था कि लेटर वैदिक फेज में जब शिफ्ट करते हैं तो लोहे की खोज होने के बाद हमें लगा कि हम जमीन को ज्यादा अंदर तक खोद सकते हैं और बैलों की सहायता से अपनी जमीनों को हम इजिली जोत सकते हैं और बाद में वहां पे एक अच्छी इकोनॉमिक प्रोडक्शन और अनाज उगाए जा सकते हैं। और अनाज उगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ट्रेड को बढ़ावा दे सकते हैं, जो किसके ऊपर बेस्ड था? बार्टर सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, यानी कि किसी भी ट्राइबल एरिया से अगर आप गेहूं लेते हैं तो उनको अनाज दे सकते हैं और अनाज लेकर आप उनसे गेहूं ले सकते हैं, यानी कि मिल बांट कर खाने वाला सिनेरियो ऋग्वैदिक फेज में देखने को मिलता है। बट बाद में लेटर वैदिक फेज में क्या कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है कि वहां पे जो भी अनाज है अगर आप उनसे जबरदस्ती छीनते हैं, तो स्टैंडिंग आर्मी तो हमारे पास नहीं थी अभी भी, पर स्टैंडिंग आर्मी के नाम पर जो 2-4 गांव के लोग मिलकर लड़ा करते थे, तो उसके बेसिस पे आप लोगों पर हमला भी कर सकते थे, ठीक है, अपने हक को पाने के लिए। डेफिनेटली शिवम, उपनिषद और अनक्य से क्वेश्चन बनते ही, और वहां से मैंने कल भी लास्ट काफी स्टूडेंट्स कल चले गए थे, लास्ट में समरी जब मैंने बताई थी तो मैंने डिस्कस किया था, बट नो वरीज, मैं वापस से आपको बता दूंगी सवाल यहाँ से कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते लेटर वैदिक फेज पहले। फाइन, लेटर वैदिक फेज का देखिए जो फेज था, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे हम चीजों को पढ़ेंगे, अर्ली वैदिक फेज को, अर्ली वैदिक पीरियड और साथ में आपका प्लस लेटर वैदिक पीरियड, ये दोनों साथ साथ में चलेंगे। ठीक है, यानी इसमें चेंजेस क्या आए थे, क्या चेंजेस आए थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो उसके हिसाब से 1 बाय 1 स्लाइड्स हम डिस्कस करेंगे। सी, आर्यंस ने मूव किया था फर्दर ईस्ट इन द अपर गंगेटिक बेसिन से, एंड उन्होंने क्या सक्सीड किया था? सेकंड फेज ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड दे आयरन वेपन्स एंड हॉर्स ड्रॉन चैरिट्स। पहले क्या था, जब आर्यंस जो आर्यंस थे, इंडो आर्यंस, जब उन्होंने सदरन रशिया से शिफ्ट करते हुए कॉकस वाले एरिया को पार करके हिंदू कुश वाले इलाके में जब एंटर करते हैं तो यहीं पे बस गए थे। अगर ये इंडिया वाला फेज अगर आप देखेंगे तो यहीं पे बस गए थे। ठीक है, कब बस गए थे? 1500 बीसी वाला जो टाइम पीरियड था टू 1000 बीसी तक। ठीक है, जहां पे ऋग्वेदिक ट्राइब्स कल हमने देखी थी। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है, मैप्स नहीं देखे, मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो ना सिर्फ पूरा लेक्चर आप देखें बल्कि साथ में मैप्स को भी देखें, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आर्यन का इन्वेजन कहाँ से हुआ था। और अगर जो सवाल मुझसे पूछ रहे थे शिवम कि सवाल कहाँ से बनते हैं, तो पहला सवाल यहीं से बनता है कि आर्यन का इन्वेजन क्या था, कहाँ से स्टार्ट होता है, या फिर सेंट्रल एशिया वाली जो थ्योरी है वो उसमें कितनी सच्चाई और किसने दी है। या फिर अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की, जो ये कहते हैं कि आर्यंस जो थे वो साइबेरिया से शिफ्ट हुए थे तब इंडिया में दाखिल हुए हैं, या उनकी बात करें, या फिर एक जो मेन एक्सेप्टेड थ्योरी है जिसको अभी जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि सदरन रशिया से वो क्रॉस करते हुए कॉकस वाले एरिया को पार करते हुए देन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एंटर होते हैं। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एंटर कब होते हैं? 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में, और वहीं पे वो काफी लंबे वक्त तक रहते हैं। और लंबे वक्त तक इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास कॉपर था। गंगा वाले रीजन में बहुत ज्यादा घने जंगल होने की वजह से, लोहे की कमी होने की वजह से वो उस गंगा के इलाके के जंगलों को साफ नहीं कर पाए, क्योंकि कॉपर जो है
वो एक एग्जैक्ट या प्रॉपर टूल नहीं है जंगलों को साफ करने के लिए, और गहराई से खुदाई करने के लिए लोहे की जरूरत पड़ रही थी हमें। तो लोहे की कमी होने की वजह से 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी में उन्होंने वहीं पे रहने का जो था अपना जो एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया, और वहां से धीरे धीरे मूव कर गए कब, गंगा वाले इलाके में 700 बीसी के आसपास, जब लोहे की खोज हुई, और जो टाइम पीरियड था जिसको हम बोलते हैं आयरन एज या फिर सेकेंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से पहला सवाल बन सकता है आपका, शिवम पूछ रहे थे मुझसे। ठीक है, तो ये आपका है गंगेटिक बेसिन। गंगेटिक बेसिन में वो, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अर्ली वैदिक फेज में गंगेटिक बेसिन में क्यों नहीं बसे और लोअर लेटर वैदिक में क्यों बसे। तो गंगेटिक बेसिन में वो कब बसे थे, 1000 से लेके 600 बीसी वाले टाइम पीरियड के बीच में। क्यों बसे थे, क्योंकि गंगा का जो पूरा का पूरा इलाका है उपजाऊ था, उसमें कोई शक नहीं था, पर यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि लोहे की कमी होने की वजह से अर्ली वैदिक फेज में वो गंगा के इलाकों को साफ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, गहराई से उसको खोद नहीं पा रहे थे। तो कॉपर था उनके पास 1500 से लेकर 1000 बीसी में, यानी अर्ली वैदिक फेज में। तो जब उनको लोहा मिल जाता है कब, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी में, तो गंगा वाले सारे इलाके को साफ करके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से नीचे आते हुए गंगा वाले इलाके में बस जाते हैं वो। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते, गंगा बेसिन से स्टार्ट करते हुए 700 बीसी की बात करें या 600 बीसी की बात करें, तो यहाँ से उनका जो माइग्रेशन था शिफ्ट हो जाता है, कहां से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से शिफ्ट करते हुए गंगा वाले बेसिन में शिफ्ट हो जाते हैं। गोपाल, मैं वही बता रही हूँ कि डिफरेंस बिटवीन ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक, वही बता रही हूँ आपको कि क्या फर्क था। इसमें फर्क ये था कि ऋग्वैदिक फेज की अगर हम बात करें तो जो ऋग्वैदिक फेज था वो पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड था 1500 से लेके आपका 1000 बीसी तक बना हुआ है। और उसमें हमने ऋग्वैदिक ऋग्वेद जो हमारा ग्रंथ था, 4 वेद है हमारे पास, ऋग्वैदिक जो वेद था उसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसके बारे में डिस्कस किया था। गोपाल, कल वाली क्लास में अगर आप मौजूद थे तो आप उसको देख सकते हैं दोबारा, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस बताऊंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा। और जो लास्ट स्लाइड्स है ना आपकी, लास्ट स्लाइड्स में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, क्योंकि जो आपका जो लास्ट वाली 3-4 स्लाइड्स है उसमें मैंने डिफरेंशिएशन भी मेंटेन किया टेबल के साथ, तो क्लैरिटी आपको ज्यादा हो पाएगी। फिलहाल हम थोड़ा सा लेटर वैदिक को देख लेते हैं, और कॉन्सेप्ट यहाँ पे अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक को भी मैं समझाते हुए आपको आगे बढ़ूंगी। अभी मैंने आपको ये बताया कि गंगेटिक बेसिन में शिफ्ट करने का कारण यही था क्योंकि पहले उनके पास लोहा नहीं था अर्ली वैदिक फेज में, यानी शुरुआती जो वैदिक फेज स्टार्ट हुआ था आपका 1500 से लेकर 1000 बीसी में, और गंगेटिक बेसिन में वो शिफ्ट होते हैं 1000 से 600 बीसी में, क्योंकि लोहे की खोज तब हो चुकी थी। और इसी को हमने बोला सेकेंड अर्बनाइजेशन, यानी लोहे की खोज होने के बाद। एंड दे सक्सीडेड द सेकंड फेज। जाहिर सी बात है, सेकंड फेज क्या था उनका, सेकंड फेज यही था 1000 से लेकर 600 बीसी वाला। और इस पीरियड में बेसिकली जो बाउल्स है, डिशेस है, वो पेंटेड ग्रेवर पोट्री में पाए गए, यानी जिसको हम बोलते हैं पीजीडब्ल्यू। ठीक है, यानी कि जो भी बर्तन बने थे, नकाशियां बनी थी बर्तनों के ऊपर ग्रे कलर का, यानी भूरे रंग के बर्तनों पर भूरे रंग से नकाशी की जाती थी, और उन्हीं नकाशियों को हमने पेंटेड ग्रेवेयर में जाना। और 1000 से लेके 600 बीसी की सबसे बड़ी खासियत यही है, अगर पूछा जाए कि पेंटेड ग्रेव पोट्री कहाँ से आपको मिलती है, तो आपको मिलती कहाँ से, 600 से लेके 1000 से लेके 600 बीसी में, यानी लेटर वैदिक फेज से मिलती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें अर्ली वैदिक फेज की 1500 से लेकर 1000 बीसी में, तो वहां पर भी आपको पीजीडब्ल्यू मिलता है, पोट्रीज मिलती हैं, पर बहुत फ्यू लेवल पे मिलता है। यानी अभी भी रेड एंड ब्लैक वाला जो सिनेरियो था, जो हम प्री हिस्ट्री से पढ़ते हुए पेलोलिथिक में आए, फिर मिजो में आए, नियो में आए, चालको में आए, तो ये कॉमन सिनेरियो चला। ठीक है, पर जब हम 1000 से 600 बीसी में शिफ्ट होते हैं, कॉपर की जगह आयरन को इंट्रोड्यूस करते हैं, मिल जाता है लोहा हमें, तो वहां पे हमने पीजीडब्ल्यू को इंट्रोड्यूस किया, यानी पेंटेड ग्रेवेयर। अगेन ये बहुत बड़ी खास बात है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करें, पीजीडब्ल्यू जो है वो आपका वेस्टर्न यूपी वाला, यानी जो बुंदेलखंड वाला एरिया है आपका यूपी का, और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यहाँ से आपको पीजीडब्ल्यू के एविडेंसेस मिलते हैं। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। सवाल एंटी पूछ सकता है कि ये बताएं कि पीजीडब्ल्यू जो बर्तन है वो सबसे पहले कहाँ मिलते हैं। तो वेस्टर्न यूपी जो बुंदेलखंड वाला पार्ट है आपका, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, वहां से मिलते हैं हमें। और साथ में कब इंट्रोड्यूस होता है पीजीडब्ल्यू, तो 1000 से लेके 600 बीसी में इसका एक की पॉइंट है पीजीडब्ल्यू को इंट्रोड्यूस करना। ओके, और क्या मिलता है हमें, आयरन वेपन मिलता है। तो यहीं पे 3-4 खास बातें आपको मिल जाती हैं। आयरन हमें मिलता है लेटर वैदिक फेज में,
और अर्ली वैदिक फेज में क्या मिलता था? कॉपर मिलता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहे। कॉपर मिलने की वजह से अर्ली वैदिक फेज में जो उनका लाइफ था सोसाइटी या इकोनॉमी का, वो कृषि के ऊपर बेस्ड नहीं था, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड नहीं था। पर जैसे ही 1000 से 600 बीसी में हमें लोहा मिलना शुरू हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हमने कॉपर को रिप्लेस किया लोहे के साथ। कॉपर भी था, बट जब जैसे ही हमने एग्रीकल्चर में कॉपर से लोहे को रिप्लेस किया, तो जाहिर सी बात है कि हमने बैलों की सहायता से अपने खेतों को जोतना शुरू किया, और खेती का जो प्रचलन है वो लेटर वैदिक फेज में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ओके, और दिस फेज इन देयर फॉर ऑल्सो नॉन PGWRN फेज। ध्यान रहे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं दोबारा से आपको मार्क करके बता देती हूँ, जहां से एनटीए सवाल बनाता है, इसको आप ध्यान में रखें। और सवाल क्या बनाता है ये भी बता देती हूँ आपको। सी, यहाँ पे सवाल, सबसे पहला सवाल यही बनता है कि सबसे पहला सवाल बनता है कि ये देखें यहाँ पे कि लेटर वैदिक फेज को आप किस नाम से जानते हैं? तो हम जानते हैं किस नाम से? PGWRN फेज के नाम से जानते हैं, यानी पेंटेड ग्रे पोट्री प्लस आयरन के फेज से हम जानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये पूछा जा सकता है कि PGW जो बर्तन सबसे पहले कहाँ मिले? तो वेस्टर्न यूपी में मिले हैं, पंजाब में मिले हैं, हरियाणा में मिले, राजस्थान में मिले हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, दैट्स इट। और थर्ड क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि असर्शन और रीजन में पूछा जा सकता है कि ये बताएं कि कौन सा जो कि लेटर वैदिक फेज की खासियत क्या है। क्या उसकी खासियत ये है कि वहां पे PGWRN फेजेस चीजें मिली हैं, या उसकी खासियत ये है कि जो भी बर्तन मिले हैं वो बुंदेलखंड वाले एरिया में, पंजाब हरियाणा राजस्थान में मिले हैं। तो अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों आपके जवाब सही होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हमारे एनटी के 2 सवाल बन जाते हैं। अब डिफ्रेंसिएशन की बात कर लें कि भाई अर्ली वैदिक फेज में, ठीक है, और लेटर वैदिक फेज में क्या फर्क होता है। तो अर्ली वैदिक फेज में क्या था? कॉपर था, और लेटर वैदिक फेज में आयरन था। अर्ली वैदिक फेज में क्या था हमारे पास? अर्ली वैदिक फेज में बेसिकली हमारे पास कॉपर के साथ साथ PGW भी था, प्लस हमारे पास रेड एंड ब्लैक पेंटेड ग्रेवेयर यानी बर्तन दोनों अवेलेबल थे। ठीक है, वहीं अगर लेटर वैदिक फेज की बात करें तो सिर्फ PGW हमारे पास था और आयरन था। तो ये डिफरेंस है दोनों में। मुझे लगता है मैं गोपाल के सवाल का जवाब दे चुकी हूँ। फाइन, आगे बढ़े। ये शिवम, अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग व्यू है कि आर्यन कैसे आते हैं। कई जो हमारे बाल गंगाधर तिलक, उनका कहना है कि जो साइबेरिया वाला इलाका है आपका, वहां से क्रॉस करते हुए वो कैस्पियन सी को क्रॉस करके एंटर करते नॉर्थ वेस्ट वाले सेशन में। पर कई लोगों का कहना है कि सेंट्रल एशिया से आते हैं, और कईयों का कहना है कि सदर्न रशिया वाला जो ठंडा इलाका था, तो वहां पर आर्यन सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि नोमैड थे, घूम फिर के जीवन बिताते थे। तो जब उन्हें लगा कि वेदर मॉडरेट हो रहा है, तो जो आपका ईरान है उसको क्रॉस करते हुए कॉकस वाले एरिया को पार करके ईरान में दाखिल होते हैं, और ईरान से होते हुए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को क्रॉस करते हुए पहले वो रहते हैं 1500 से लेके 1000 BC तक वहीं पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के पास। और जब बाद में लोहे की खोज हो जाती है 1000 से 600 BC के बीच में, तो शिफ्ट हो जाता है गंगेटिक वाले एरिया में। अब यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है? कल भी हमने बताया था कि जो ईरान का अपना अपना जो ग्रंथ है, रिलीजियस ग्रंथ है, वेद है, जैन अवेस्ता, फाइन, और जो हमारा ऋग्वेद वाला फेज है, ऋग्वेदिक जो हमारा वेद है, दोनों में सिमिलैरिटी काफी ज्यादा है। और बहुत सारे लिंग्विस्टिक बेसिस पे यानी भाषा के आधार पर संस्कृत जो है दोनों जगह पर बोली जाती थी, तो उससे पता चलता है कि आर्यन वहां पर भी रहे और बाद में आकर शिफ्ट हो गए थे कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से शिफ्ट होते हुए गंगा वाले बेसिन में आ गए थे। तो वो उसका एविडेंस माना जाता है। सुनीता, देखिए, अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारे किताबें हैं, और ये काफी अच्छी बात है कि अगर आप किताब पढ़ना चाहें तो आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। पर अगर मुझे लगता है कि एक किताब पढ़कर अगर आप 1 हफ्ता 10 दिन अगर आप अपना लगा रही हैं, तो उससे बहुत अच्छा है कि 1-2 घंटे का लेक्चर देख के अपनी तैयारी को बूस्ट करें। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि किताब ना पढ़ें। वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए किताब पढ़ना में जरूरी है, क्योंकि किताब आपके कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करेगी, और जो आप वीडियो में देखेंगे वो आपको और भी हेल्पफुल करेगा। और अगर आपके पास समय की कमी है, ये सिर्फ रणगंगा बेसिन, तो यही अगर आपके पास समय की कमी है तो लेक्चर्स देखें, आप PYQ देखें और 1 घंटा रोज रिवीजन करें। ये बेस्ट टारगेट है एनटी के पेपर को निकालने का।
ठीक है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो हम बिल्कुल भी इस चीज से श्योर भी नहीं है कि पेपर कब होगा नहीं होगा, तो काफी सफिशिएंट टाइम आपके पास भी है। अगर लेक्चर्स देखिए काफी सफिशिएंट है। अर्ली वैदिक फेज को आप पढ़ने बैठेंगे, आपका 2 दिन जाएगा। अगर एक दिन में अर्ली वैदिक फेज कवर हो रहा है तो शाम को 1 घंटे का टाइम निकाल के एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, पेपर इजिली निकल जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करेंगे ट्राइब्स की। सी देखिए 1000 से अब यहाँ पे देख लेते हैं कि देर इज अ मेंशन ऑफ सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स एंड किंगडम्स इन द लेटर वैदिक लिटरेचर। लेटर वैदिक लिटरेचर कौन कौन से हमारे, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं, कल भी डिस्कस किया था हमें। ये शिवम, बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो देखिए बीइंग एस्पिरेंट आपके अंदर किताब पढ़ने की हैबिट भी होनी चाहिए। आप चाहे कम पढ़े ज्यादा पढ़े, 2 पेज रोज पढ़े, लेकिन पढ़ना जरूरी है। एंड देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ लार्ज किंगडम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। कुरु जो थे फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ भरत एंड पुरु, and Pancala's kingdoms flourished in the beginning, and Parikshit and Janameneja was the famous rulers of the Kuru kingdom, and Parvahara Javeli was the popular king of the Panchalas and also patron of learning। अभी अंडरस्टैंडिंग की बात कर लेते हैं। वैदिक लिटरेचर की बात करें, मैंने कल भी बताया था कि जब हमने आईवीसी की बात की थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की थी, तब हमने वहां पर डिस्कस किया था कि हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एक्सकवेशंस के ऊपर, यानी खुदाइयों में जो कुछ भी मिला है उसी से हम अपने एविडेंसेस को क्लियर करते हैं और समझते हैं। फाइन, पर जैसे ही हम शिफ्ट होते हैं ऋग्वेदिक फेज में, यानी 1500 बीसी से लेके 600 बीसी की हम बात करें, तो हमारे पास भरपूर यानी भर भर के लिटरेचर मिला है, चाहे वो हम उपनिषद की बात करें, अनकेस की बात करें, वेदों की बात करें। ठीक है, बहुत सारा लिटरेचर हमारे पास घूम फिर के आया हुआ है। तो ऋग्वेदिक फेज में हमने क्या डिस्कस किया था, अर्ली वैदिक फेज में हमने डिस्कस किया था सिर्फ ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, और लेटर वैदिक फेज में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ऋग्वेद के बाद कौन सा ग्रंथ आता है, वेद आता है। ओके सुनीता, हमारे पास सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। उसके अलावा इन सभी को समझने के लिए ब्राह्मण्स हैं हमारे पास, ब्राह्मण एक्सप्लेनेशन के लिए उपनिषद हैं, और उपनिषद को समझने के लिए क्या है हमारे पास, बाद में बहुत सारा काम हुआ और अनक्यस जैसे चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि हमें अच्छी एक्सप्लेनेशन दे पाया। ठीक है, तो कल डिस्कस किया था हमने। अब यहाँ पर वैदिक लिटरेचर अवेलेबल है। वैदिक लिटरेचर ये बताता है कि स्टार्टिंग में जब आर्यन इन्वेजन होता है हमारे पास, जब इंडो आर्यन स्टार्टिंग में जब इंडिया में आते हैं, तो उन्होंने छोटे छोटे क्लैंस बनाए। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे ट्राइब बनाए और बनाकर रहने लगे। तो अर्ली वैदिक फेज में क्या था हमारे पास कि जितने भी इंडो आर्यंस आए थे उनका जो इकोनॉमी का बेस था वो पेस्ट्रोल था, यानी नोमैडिक था, घूम फिर के अपने जीवन को बिताना, पूरा का पूरा जीवन पशुओं के ऊपर निर्भर था अर्ली वैदिक फेज में। फाइन, पर जैसे ही हम लेटर वैदिक फेज में शिफ्ट होते हैं तो सिनेरियो चेंज हो जाता है। सिनेरियो कैसे चेंज होता है कि यहाँ पर वॉरियर्स के रूप में अर्ली वैदिक फेज में इन्होंने काम किया, एक दूसरे को लूटना, और जो कुछ भी लूट कर सामान आता था, जितने भी ट्राइब्स होते थे उनमें मिल बांट कर बांट लिया जाता था, यानी यूनिटी से रहा जाता था, ग्रुप बनाकर। ओके, बाद में जब आर्यंस आए तो आर्यंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक आर्यंस थे और थे नॉन आर्यंस। ठीक है, तो नॉन आर्यंस में आपके पुरु आते हैं, और बाद में यही दोनों मिलकर भारत की बात करें, जिसको कौन लीड कर रहा था, कल भी हमने डिस्कस किया था, सुदास। ठीक है, तो भारत ने मिलकर नॉन आर्यन के साथ अपना हाथ मिलाया और दोनों जो क्लैन थे वो मिलकर स्ट्रॉन्ग वे में कुरु बन गए, यानी भारत प्लस पुरु मिलकर बाद में कुरु बन गए। ठीक है, और यही कुरु आपकर बाद में कौन बनते हैं, जब 2 ट्राइब्स वापस से डिवाइड होती हैं, बाद में कौरव और पांडव में तब्दील होती है हस्तिनापुर वाले सेक्शन में। अगर हम बात करें, अगर महाभारत थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा है यहाँ पर। वेरी गुड मॉर्निंग जावेद। प्रेम, आई थिंक मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ आपको, और कंटेंट की बात करें तो पीडीएफ में आपको कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, बट अभी लेक्चर के टाइम पे बाइलिंगुअली चलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आती है। बाकी मेरी कोशिश है कि मैं हिंदी में लेक्चर मैक्सिमम डिलीवर करूँ ताकि मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाऊँ प्रेम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, मैं फिर से बता दे रही हूँ। इंडो आर्यंस का भारत में आगमन होने के साथ शुरुआती दिनों में, यानी अर्ली वैदिक फेज में, उनका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था खेती करना नहीं था, बल्कि घूम फिर कर जीवन बिताना था, और पूरा मैक्सिमम जो लाइफ था वो पशुओं के ऊपर निर्भर करता था, यानी जितने ज्यादा हमारे पास पशु होंगे उतने ज्यादा ट्राइब हमारी मजबूत होगी। उसके बाद वॉरियर का जीवन वो जीते थे, यानी लूट मार करना, और जो भी बचता था उसको हम बांट लेते थे। फाइन, पर सबसे बड़ी बात क्या कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था, जो हमने कल डिस्कस किया था कि इंडो आर्यन ने
गैंगटिक बेसिन में दाखिल होते ही जो वहां के नेटिव ऑलरेडी रह रहे थे उनको ऊपर धकेलना शुरू कर दिया, यानी ऊपर की तरफ उनको भेजना, यानी मारपीट करके या फिर जबरदस्ती कह ले या पावर दिखाकर इंडो आर्यंस ने उनको ऊपर धकेलना शुरू कर दिया था। और क्यों किया था? क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर से ही आए थे, नॉर्थ वेस्ट वाले फ्रंटियर से। उनको पता था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अगर बहुत दिन तक रहेंगे तो हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर खेती की कोई व्यवस्था नहीं है और पशुओं के लिए यहाँ पर घास फूस भी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही गैंगटिक वाले बेसिन में दाखिल होते हैं तो जो वहां के ऑलरेडी नेटिव थे उनको ऊपर की तरफ धकेलना शुरू किया और वहां पर आकर अपना कब्जा कर लिया। तो जाहिर सी बात है ना कि किसी के घर को अगर आप किसी को अपने घर से बाहर निकाल कर उसी के घर पे कब्जा करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट होगा ना। तो द्रविडियंस में और बाद में इंडो आर्यंस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और वही द्रविडियंस बाद में जाकर नॉन आर्यंस में कन्वर्ट हुए और अलग अलग क्लैंस में डिवाइड हुए। और बाद में रावी नदी के किनारे पे भारत में और पुरु लोगों में मिलकर युद्ध होता है और बाद में पुरु हार जाते हैं और बाद में भारत और पुरु दोनों मिलकर हाथ मिला लेते हैं। पुरु जो थे वो ट्राइबल एरिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था, इसलिए भारत को लगा कि पुरु से हाथ मिलाना बेनिफिटेड हो सकता है। बाद में आगे चलकर लेटर वैदिक फेज में यही भारत और पुरु क्या बनते हैं? कुरु बनते हैं। ठीक है, यही बाद में आगे चलकर कुरु बनते हैं। और इन्हीं कुरु से कौन निकलता है? हमारे महाभारत के जो फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, पांड्यास एंड कौरवास। ठीक है, शुरू में इंटीग्रेटेड रहते हैं पर बाद में प्रॉपर्टी को लेकर जब झगड़ा शुरू होता है अपने राज्य को लेकर तो यही लोग बाद में डिवाइड हो जाते हैं। फाइन, हेलो राज, वेरी गुड मॉर्निंग। नाउ परीक्षित की बात करें तो वही कुरु किंगडम जो अलग अलग रूलिंग चीजों के लिए लड़ रहे थे, तो उन्हीं लोगों ने परीक्षित की बात करें तो हम जाके ये बातें डिस्कस करेंगे जनपद महाजनपद में। तो एक टाइम के बाद पंचालों ने या फिर जावेली की बात करें तो अपने अपने किंगडम्स को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया था। क्यों कर दिया था इस टाइम पे लेटर वैदिक फेज में? क्योंकि लोगों के पास लोहा आ गया था, लोहे से इकोनॉमी बढ़ गई थी, इकोनॉमी के लिए राजा को पावर चाहिए था, तो पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए जगह को हथियाना इंपॉर्टेंट था, यानी कैप्चर करना इंपॉर्टेंट था। इसलिए जो किंगडम वाला जो या फिर अगर हम कैप्चरिंग की बात करें या फिर जगह को हासिल करने की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट होता है? लेटर वैदिक फेज में, यानी 1000 से लेकर 600 बीसी में। अर्ली वैदिक फेज में यानी 1500 से लेकर 1000 बीसी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लोगों के पास इकोनॉमी नहीं थी, लोहा नहीं था। और लेटर वैदिक फेज में जब इकोनॉमी बूस्ट हुई और आयरन आया तो लोगों को लगा कि अब पावर बढ़ाने की इंपॉर्टेंस जो है लोगों को फील होनी शुरू हो गई थी। इसीलिए वही भारत जो पहले अर्ली वैदिक फेज में ट्राइबल का काम कर रहे थे, बाद में उन्होंने पुरु से हाथ मिलाया तो वो कुरु बन गए और कुरु बाद में पांडव और कौरव में तब्दील हो गए। और इन्हीं दोनों के नाम पर जाकर बाद में इंडिया का नाम भारत में तब्दील होता है, जिसको हम भारत को आज भारत के नाम से जानते हैं, परशुनी रिवर। ठीक है शिवम, शिवम ना लेटर वैदिक इतना क्लियर है? मुझे लगता है आपको काफी हद तक क्लियर होना चाहिए। से लेटर वैदिक की बात करते हैं तो 1000 बीसी से बात करें तो लेटर कुरु क्या थे? पंचाल फ्यूज टुगेदर। बाद में यही कुरु और पंचाल जिसकी बात हम यहाँ कर रहे थे, ये देखिए पंचाल्स। परवाना जावेली वाज द पॉपुलर किंग ऑफ पंचालास एंड वाज अ पैटर्न ऑफ लर्निंग। पंचाल जो थे लेटर वैदिक फेज में काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना रख रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग माने जा रहे थे। इसीलिए आगे चलकर बाद में कुरुओं ने, कुरु की बात करें तो कुरु किससे बने थे? भरत से, प्लस किससे बने थे? कुरु से बने थे। ठीक है, कुरु बने थे इन दोनों लोगों से। और भरत कौन थे? इंडो आर्यन थे। ठीक है, पुरु कौन थे? नॉन आर्यन थे। फाइन, तो दोनों ने हाथ मिलाया तो कुरु बन गए। बाद में कुरु के साथ साथ एक और जो किंगडम निकलकर सामने आया जो काफी स्ट्रॉन्ग था, वो कौन था? पंचाल थे, पांचालास। यही पांचालास बाद में जाकर जनपद महाजनपद में स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बन गए? कुरु प्लस ये पंचाला दोनों एक साथ हो गए। और बाद में पीपल ऑफ दीज किंगडम सेपरेट ओवर दिल्ली, वो आपका दिल्ली मेरठ कन्नौज वाला आप एरिया देखेंगे, अपर एंड मिडल पार्ट्स ऑफ गंगा यमुना दोआब जो है वहां पे जाके बस जाते हैं। ठीक है, जो हस्तिनापुर बना आपका महाभारत में जाके। कैपिटल सेट ऑफ हस्तिनापुर सिटोडेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेरठ, जिसकी मेरठ की हम बात कर रहे हैं। ये संगीता यू आर राइट, ये बोला जा सकता है कि आयरन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आयरन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। खेती करने के लिए या इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आयरन गोल्ड की तरह काम करता है। अगर आपके पास आयरन और गोल्ड दोनों मात्रा में अगर सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है तो आपकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, क्योंकि आप ट्रेड कर नहीं पाएंगे और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ट्रेड की बहुत जरूरत होती है। द बैटल ऑफ भारत की अगर हम बात करें, फेमस 950 बीसी में हुआ था, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुआ एंटायर।
और कुरु क्लैन जो था वो कौरव और पांडव में बढ़ जाता है, जिसकी मैंने डिस्कशन की अभी। और बैटल जो होता है महाभारत और 4th सेंचुरी में ये होता है, 4वीं शताब्दी उसमें BC में जाके, ईसा पूर्व। ठीक है, मैं वापस से बता देती हूँ। पहले जो भरत थे वो इंडो आर्यंस थे, कुरु कौन थे? नॉन आर्यन थे। दोनों ने हाथ मिलाया, वो कुरु बन गए। बाद में कुरु और पंचाल दोनों ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग, जो दिल्ली वाला दोआब, गंगा दोआब, यमुना दोआब वाला जो फर्टाइल एरिया था, एक्सेसली फर्टाइल एरिया था, वहां पे जाके बसना शुरू कर दिया था दोनों ने। और बाद में यही एरिया जाकर पोस्ट वैदिक एरा में, यानी 1000 से 600 BC में जनपद महाजनपद में कन्वर्ट होता है, जहां पे पंचाल, अवंती, कौशल, ये सारे 16 महाजनपद बनते, जिनकी डिस्कशन करेंगे जनपद के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, आफ्टर द फॉल ऑफ कुरुज एंड पंचालास, ये कौन? जो कुरु और पंचाला जो दोनों ने हाथ मिलाया था, लाइक कौशाला, काशी एंड विदेह केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी इन दोनों के मिलने के बाद यहाँ से कौन से किंगडम्स निकलते हैं? कौशाला, काशी, विदेह। ठीक है, और ये कौन थे? ये बाद में जाकर जनपद बनते हैं, और यही जाकर फिर महाजनपद बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान हो, जिसकी डिस्कशन हम करेंगे महाजनपद वाली क्लास में, 16 महाजनपदास। मगध, अंग एंड वंगा वर द ईस्ट मोस्ट ट्राइबल एरियाज, और यही मगध जो बाद में मौर्यन एम्पायर में स्टेब्लिश होता है, अंग जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट था, और वंग, ये तीनों के तीनों जो कैपिटल्स बाद में कन्वर्ट होती हैं एक्सेसिव किंगडम और एम्पायर के रूप में, जहां मौर्यन एम्पायर स्टार्ट होता है, अशोका का एम्पायर स्टार्ट होता है। ठीक है, द लेटर वैदिक लिटरेचर क्या बताते हैं, कहां से हमें इसका डिवीजन मिलता है? आर्यव्रत, मध्य देश और दक्षिणापथ। ठीक है, अगर इंडिया के मैप की थोड़ी सी, ये वाला आपका जो वाला पार्ट है, और ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका नॉर्थ इंडिया पूरा का पूरा आर्यव्रत, ये रहा मध्य देश, और ये रहा आपका दक्षिणापथ यानी साउथ इंडिया वाला पार्ट है। नॉर्थ वाला ये आपका सेंट्रल इंडिया, और ये रहा आपका सदर्न इंडिया। ठीक है, दक्षिणापथ साउथ इंडिया, सेंटर वाला पार्ट है आपका जो बीच में आता है, और नदरन वाला पार्ट जो था, तो ये कौशल की बात करें, काशी की बात करें, विदेह की बात करें, मगध, अंग, वंग, यहीं पे आगे बसने धीरे धीरे शुरू हो गए थे। और ये वही वाला एरिया है जो लेटर वैदिक पीरियड में सबसे पहले गंगेटिक बेसिन में आके वो लोग बसे। और इससे पहले कहाँ थे ये लोग? ये थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ऊपर, जब इनके पास लोहा नहीं था, 1500 से लेके 1000 BC के बीच में। और यहाँ का बसना शुरू होते हैं 700 BC में, उनका माइग्रेशन स्टार्ट होता है, और यहीं से जनपद बनते हैं, यहीं से महाजनपद बनते हैं, और यहीं से एक बहुत बड़ा मॉडर्न एम्पायर निकलकर सामने आता है, जिसको हम जानते हैं द ग्रेट अशोका के रूप में। कुरु कैपिटल ऑफ हस्तिनापुर, शिवम। शशि कह रहे हैं कि आर्य शर्मा जी ने लेटर वैदिक काल को 1000 से 500 मानते हैं, और 100 वर्षों का अंतर कैसे है? आर्य शर्मा जी ने लेटर वैदिक फेज को 1000, शशि आपका सवाल नहीं समझ पा रही हूँ मैं, तो 100 वर्षों का अंतर कैसे है? लेटर वैदिक फेज का टाइम पीरियड ही है 1000 से लेके 600 BC तक का। ठीक है, पर जब माइग्रेशन स्टार्ट होता है तो वो 700 BC से स्टार्ट होता है, एग्जैक्टली 600 से लेके, हाँ 1000 से लेके 600 BC तक। शिशु सवाल दोबारा पूछे हम अपना। ये रहा आपका मध्य देश, सॉरी ये रहा आपका किसकी बात कर रहे थे हम? आर्यव्रत की बात कर रहे थे। ठीक है, ये रहा आपका कुरु, ये रहा आपका पांचाल। ये कुरु और पांचाल जो दोनों, कुरु पहले कौन थे? भारत थे। ठीक है, पुरु थे, तो दोनों ने क्या मिलकर बनाया? कुरु। और कुरु ने किससे हाथ मिलाया? पंचालों से। पंचालों ने बाद में किसको बाइफरकेट कर दिया अपने अपने एरियाज? ये देखिए, ये यार आपका बहिका है। ठीक है, ये सरस्वती नदी आपकी यहाँ से निकल रही है, सिंधु नदी। ठीक है, ये आपकी 5 नदी वितस्ता है, अस्कनी है, परुषनी है, जहां पे ये 10 युगों का युद्ध हुआ था भरत का, और जो रेस्ट ऑफ द 10 ट्राइब्स थी यहाँ पर। ठीक है, और ये रहा मत्स्य है, कुंती है, किकाता है, चेदी जिसको हम बोलते हैं, काशी है, मगध है, अंग है, यही बाद में बाइफरकेट होकर इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अलग अलग रीजन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये रहा मत्स्य है ना। अब बात करते हैं ईस्टर्न पोर्ट्स की। देखिए यहाँ पे आपको एक कॉमन चीज ये दिख रही होगी कि इन सभी पोर्ट्रीज के ऊपर जो भी पेंटिंग की गई है वो रेड एंड ब्लैक में की गई है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि रेड एंड ब्लैक का की जो पोर्ट्री की जाती थी, क्या अर्ली वैदिक फेज में ये प्रेवलेंट थी यानी मौजूद थी, या फिर लेटर वैदिक फेज में मौजूद थी?
अगर ये लेटर वैदिक फेज में नहीं थी तो लेटर वैदिक फेज में कौन सी पोट्री आएगी, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ये आपकी की पीजीडब्ल्यू है, पेंटेड ग्रेवेयर, आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस काफी है। मैंने सवाल आपसे ये पूछा है कि जो रेड एंड ब्लैक पेंटेड ग्रेवेयर हैं, जो बर्तन हैं, उनका जो प्रचलन था वो अर्ली वैदिक फेज में था या फिर लेटर वैदिक फेज में था। अगर इसका प्रचलन लेटर वैदिक फेज में नहीं था तो यहाँ पे कौन से बर्तन मिलते हैं हमें खुदाइयों में? ओके शशि, मैंने वही कहा कि 1000 से लेके 600 बीसी तक का टाइम ये माना जाता है, पर जो एक्चुअल ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ था वो 700 बीसी से शुरू होता है। मैंने कल जो मैप कराया था, अगर आप क्लास में थे तो आपको ध्यान में होना चाहिए, नहीं है तो एक बार क्लास देखिए वहां पे जाके, कि जो टाइम पीरियड हम मानते हैं 1000 से लेके 600 बीसी में वो शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है, कि उनको लगा कि अब हमें गैंगेटिक बेसिन में जाके बस जाना चाहिए। बट जो 700 बीसी वाला टाइम फेज है ना, वो स्टार्ट कब होता है? बेसिकली वो 100 साल बाद ही स्टार्ट होता है। मैंने वही कहा कि हर चीज का एक ट्रांजिशन होता है। अगर आप 600 से 700 में एंट्री करोगे तो ऐसा नहीं कि इट्स अ वन डे प्रोसेस, आपको टाइम लगेगा। ठीक है, अगर इंडो आर्यंस को लगा कि उनको सेंट्रल एशिया से जाकर, सेंट्रल एशिया जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, अगर वहां पर जाकर से निकल कर अगर हमें गैंगेटिक बेसिन में बसना है तो जाहिर सी बात है कि ये जो शिफ्ट आप कर रहे हैं वहां पर आपको टाइम लगेगा, और यही टाइम लगा 100 बीसी का एटलीस्ट। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कब तक थे वो? 1500 से लेके एटलीस्ट वो रहे 1000 बीसी तक। ठीक है, और लोहे की खोज होते शिफ्ट कहाँ कर गए? 700 बीसी से शिफ्ट करना शुरू किया और 1000 से आकर 600 बीसी में ऑलमोस्ट यहाँ पर आके वो बस गए थे। तो ये 100 साल का शिफ्ट यहाँ पे देखने को भी तो मिल रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, गुड। सिमरन कह रही है अर्ली में पीजीडब्ल्यू इन लेटर। सिमरन नहीं समझ पा रही मैं आपका जवाब। संगीता कह रही अर्ली में था, रेड एंड ब्लैक इन अर्ली। पल्लवी कह रहे अर्ली में थी रेड एंड ब्लैक। ओके, ठीक है, पल्लवी का ठीक है सवाल जवाब ठीक है। पल्लवी श्रीवास्तव कह रहे हैं कि लेटर में भी पीजीडब्ल्यू था। ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल सही। देखिए जो अर्ली वैदिक पीरियड था ना, उसमें आपका रेड भी था, ब्लैक भी था। सम हाउ जो जो प्रेजेंस मिलती है वो पीजीडब्ल्यू का था, सम हाउ, बहुत फ्यू, बहुत फ्यू। ठीक है, बट जो रेड एंड ब्लैक का जो कंसिस्टेंसी रही ना यहाँ पे अर्ली वैदिक फेज में, उसकी जो जो अवेबिलिटी थी वो कब से चल रही थी? वो पेलोलिथिक फेज से चल रही थी। पेलो में शिफ्ट हुआ, फिर मिजो में आया, आप नियो को उठा के देखें, आप चाहे शिफ्ट करें चाल्कोलिथिक में शिफ्ट करें, लेटर ऑन आप शिफ्ट करें उसमें ब्रॉन्ज एज में, जिसको हम आईवीसी भी बोलते हैं, शिफ्ट करें, उसके बाद हम चाहे आयरन एज में, यहाँ पे रेड एंड ब्लैक का प्रचलन तो कंसिस्टेंट वे में रहा। ठीक है, यहाँ पर आयरन एज में आते ही रेड एंड ब्लैक का कंसिस्टेंस भी था और पीजीडब्ल्यू भी था, पर ज्यादातर क्या था? पीजीडब्ल्यू था। ठीक है, तो सवाल अगर आता है कि ये पता है कि पीजीडब्ल्यू जो बर्तन है या फिर जो पोट्री कहाँ ज्यादा अवेलेबल है, तो आपको बोले लेटर वैदिक फेज में, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1000 से लेके 600 बीसी तक। बट अगर असर्शन में आता है रीजन वाले में कि ये बताएं कि अर्ली वैदिक फेज में पीजीडब्ल्यू प्लस जो रेड एंड ब्लैक पेंटेड ग्रेवेयर दोनों मौजूद थे, या फिर लेटर वैदिक फेज में सिर्फ पीजीडब्ल्यू था, तो वहां पे आपका जवाब होगा कि दोनों सही होंगे, क्योंकि अर्ली वैदिक फेज में पीजीडब्ल्यू भी था, थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं, और उसके साथ साथ आपका रेड एंड ब्लैक पेंटेड ग्रेवेयर्स भी मौजूद थे। कहीं कहीं पे ग्रे वाला मिलता है। कल जो मैंने मैप दिखाया था उसमें मैंने पिन पॉइंट भी किया था, मॉर्निंग वाली क्लास में जो कल 11 बजे हुई थी, उसका मैप आप देखें एक बार खोल के। ठीक है, ये आपका पेंटेड ग्रे वेयर है। ये वाले जो बर्तन है ना, इससे आपको बहुत क्लैरिटी हो ही रही होगी। ये देखिए, अगर ये बर्तन जो है वो बनाने जब व्हील आया हमारे पास, ठीक है, तो न्यूलिथिक पीरियड में लोगों ने इसको बनाना, क्योंकि स्किल्ड हो गए थे बेचारे, तो उनको पता था कि ग्रेन्स को सेफ रखने के लिए एग्रीकल्चर में अपने एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए या फिर अपने अनाज को सेफ रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस पोट्री का यूज करें। ठीक है, और जैसे ही हम शिफ्ट होते हैं, किसमें शिफ्ट होते हैं, कहाँ से? 1000 से लेके 600 बीसी में, तब हमें रियलाइज होता है कि मिट्टी का काम तो हम कर ही रहे हैं, हमें पेंटेड ग्रेवर्स को भी बीच में लाना चाहिए, यानी कि पोट्री को कलर करने का जो फॉर्मेट था काफी हद तक चेंज हो चुका था। यहाँ पे देख सकते हैं पेंटेड ग्रेवेयर आपका।
1200 से 500 बीसी की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट हमने यही कहा, जो पेंट एंड ग्रेवर कहाँ मिलते हैं आपके, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, ये वाला जो एरिया है आपका, ये देखिए रोपड़, भगवानपुरा, जो कल भी हमने डिस्कस किया था, पंजाब में पानीपत है, बरनावा है, दिल्ली है, हस्तिनापुर है, ठीक है, अक्षित्रा है, जखेड़ा है, मथुरा है, काम्पिल है, लखनऊ है, कौशाम्बी है। यहाँ से हमें बेसिकली क्या मिलता है, ब्लैक एंड रेड वेयर के साथ साथ और हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे पीजीडब्ल्यू भी अवेलेबल हो रहा है। जो ये ब्लैक डॉटेड लाइन है, यहाँ पर हमें पीजीडब्ल्यू मिल रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप इस ये देखिए, ये वाला जो आपका एरिया है पूरा का पूरा, दिस वन, यहाँ पे हमें क्या अवेलेबल हो रहा है, पीजीडब्ल्यू। तो जाहिर सी बात है कब अवेलेबल होता है हमारे पास, 1000 से लेके 600 बीसी में। और कब होता है, लेटर वैदिक फेज में। और यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ब्लैक एंड रेड वेयर पेंटेड है, ये आपका रेड वेयर पेंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या अवेलेबल हो रहा है, मिट्टी के बर्तन अवेलेबल हो रहे हैं कब, अर्ली वैदिक फेज में, जिसका टाइम पीरियड क्या था, 1500 से लेके 1000 बीसी तक। ओसीपी था लेकिन काफी कम था शिवम, ज्यादा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन फेज में हम देखें तो ओसीपी का भी प्रचलन था, पर बहुत कम जगह पर देखने को मिलता है, बहुत फ्यू। जैसे हम अर्ली में देखते हैं कि यहाँ पे पोट्री भी अवेलेबल थी और पीजीडब्ल्यू बर्तन भी अवेलेबल थे, ठीक है। ये रहा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप। हस्तिनापुर की बात करें, ये आपका कुरु, पंचाल, जिसका मैं मैंने पहले भी दिखाया था, काम्पिल्य, कुशीनगर, शाक्य, ये बाद में जाके 600 बीसी में आगे बढ़ते हैं। जब ये कब बनते हैं, जनपद महाजनपद में कन्वर्ट होते हैं, उसकी डिस्कशन हम उसी लेक्चर में करेंगे इस मैप के थ्रू। ये मैप काफी इंपॉर्टेंट है, जब कल्चर वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ये रहा, मैं जूम करके भी दिखा देती हूँ आपको एक बार। तो गैंगेटिक बेसिन में तो स्टार्ट हुआ था ना, 600 से लेके हम 1000 बीसी की बात तो कर रहे हैं यहाँ पे। यही पे तो जनपद महाजनपद बाद में कन्वर्ट हुआ, बाद में मगध भी यहीं पे बना। आयरन की का आयरन का जो ट्रांजिशन हुआ था वो 700 बीसी से तो स्टार्ट हुआ था ना। गैंगेटिक बेसिन में बसने का कारण क्या था, क्योंकि वहां पे लोहे की खोज हो गई थी। और जो मैप मैंने ये डिस्कस किया, ये गैंगेटिक बेसिन ही है पूरा का पूरा, जो आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे। ना, अब आते हैं लेटर वैदिक फेज की, ठीक है। देखिए लेटर वैदिक लिटरेचर हमें, हम सबको पता क्या था, यजुर था हमारे पास, यजुर था, साम था, अथर्व था, ब्रह्म था, उपनिषद था। अब क्या था, ऋग्वेद। ऋग्वेद कब अवेलेबल था हमारे पास, 1500 से लेके 1000 बीसी तक। तो ऋग्वेद में हमें क्या मिलते हैं, हमें हाइम्स मिलते हैं, ठीक है। यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद में हमें क्या मिलते हैं, सॉन्ग्स मिलते हैं, यानी हाइम्स को भी गाने का तरीका होगा। ये सामवेद ऊपर आएगा, मैंने गलती से नीचे कर दिया इसको, ठीक है। यजुर्वेद में हमें क्या बताया गया, रिचुअल्स क्या है, यानी गानों को गाकर जो भी हम दुख में सुख में जो गाने गाते हैं, मंत्रों का हम जाप करते हैं, उसका सिचुएशन क्या रहेगा, कहाँ पे उसको गाना है, किसी के मरने पे, किसी के पैदा होने पे, पूजा में, किसी के खुशी में, गम में, तो ये गाने कहाँ गाने हैं, किस रिचुअल पे गाने हैं, ये यजुर्वेद हमें बताता है, ठीक है। और अथर्व हमें क्या बताता है, अथर्व हमें ये बताता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपको फिर भी फायदा नुकसान नहीं हो रहा है, तो जादू टोड़ने और टोटके का सहारा लीजिए, ये हमें अथर्ववेद बताता है, यानी ब्लैक मैजिक के ऊपर बेस्ड है। और ब्राह्मण्स क्या बताते हैं, ब्राह्मण्स हमें बताते हैं इन सभी वेदों का एक्सप्लेनेशन। यही कारण है कि हर एक वेद का अपना अपना एक्सप्लेनेशन है। मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है, 2 ब्राह्मण है उसका, कल डिस्कस किया था हमने, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। यस शिवम, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि महाजनपद से सवाल आते हैं,
पर वी आर नॉट डूइंग महाजनपद। जब भी महाजनपद का टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाऊंगी तो उसमें हम 16 महाजनपदास के बारे में डिस्कस करेंगे। और एनटीए सवाल बनाता है महाजनपद के कैपिटल के साथ, और मैक्सिमम सवाल आते हैं मगध और अवंती के ऊपर, क्योंकि यही दो मेन इंपॉर्टेंट महाजनपद थे जहां पर लोहे की खोज होने से बाद में ये मौर्यन एम्पायर में तब्दील होते हैं। ठीक है, चार्म्स एंड स्पेल्स। ठीक है, अभी आप मुझे ये बताएं कि ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं। और कल मैंने डिस्कस किया था ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण्स वो वाले ब्राह्मण्स नहीं है जो हम प्रीस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ब्राह्मण्स ग्रंथों की बात कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो इसमें। उपनिषद की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए उपनिषद और ब्राह्मण्स में क्या फर्क होता है। ब्राह्मण जो थे हर एक वेद का, चाहे वो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन सब के अपने अपने ब्राह्मण हैं। ठीक है, इन सब के अपने अपने उपनिषद भी हैं। पर यहाँ पे फर्क ये आता है कि ब्राह्मण और उपनिषद में क्या फर्क है। तो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि ब्राह्मण्स का जो काम था, उनका काम था कि हमारे वेदों में, 4 वेदों में जो कुछ भी लिखा गया है, कंपाइल तो खैर वो बहुत बाद में लेटर वैदिक फेज में जाके एकदम आखिर में होते हैं, अभी तो सब श्रुतियों में ही चल रहा है, ऑरली सब कुछ चल रहा है। ठीक है, ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है, गुड। ऐतरेय और कौशितकी ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या बताते हैं, तो ऐतरेय और कौशितकी हमें ऋग्वेद की एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि भाई हाइम से आपको क्या क्या फायदा होगा, ये हमें पता चलता है ब्राह्मण से। वैसे ही ब्राह्मण्स काम करते हैं वेदों के एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, यानी ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है, वेदों में जो कुछ भी लिखा है, ब्राह्मण उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, और ब्राह्मण्स का क्या अप्रोच था, अप्रोच उनका यह था कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपका जीवन होगा। अगर आप एनटी के लिए पढ़ाई करेंगे तभी आप पास होंगे। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट रहेगी, मजबूत रहेगी, तो आप पेपर पास कर ले जाएंगे, दरवाजा फेल हो जाएंगे। यानी जो आप काम करोगे उसी के बिहाफ पे रिजल्ट्स मिलेंगे ब्राह्मण्स में। बट उपनिषद क्या कहते हैं, उपनिषद इज ऑल अबाउट फिलोसफी। कल राज ने मुझे बताया ये, और ठीक भी था कि उपनिषद इज ऑल अबाउट फिलोसफी। तो फिलोसफी हमें ये बताती है कि जो हमारा सोल है या जो सुप्रीम पावर है वो तभी तक काम करेगी जब तक हम खुद को नहीं जानते। यानी अगर आप इस रीबर्थ वाले चक्कर से बाहर निकलना चाहते हो, जन्म मरण की मृत्यु से अगर बाहर निकलना चाहते हो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को सेल्फ इवेल्युएट कीजिए। ठीक है, यानी खुद को जानिए। भगवान को पाने के लिए आपको मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है, मस्जिदों में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुप्रीम एनर्जी को महसूस करना चाहते हैं तो ध्यान लगाइए, और ध्यान लगाकर आप भगवान को पा सकते हैं। ठीक है, सेल्फ इवेल्युएट करके। वहीं ब्राह्मण्स कहते हैं कि सेल्फ इवेल्युएट नहीं करना है, खुद को नहीं जानना है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे कर्म करें। ठीक है, अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छी सेहत बनेगी। ठीक है, सेहत का ध्यान रखेंगे तो आपकी जिंदगी लंबी होगी। पर उपनिषद कहते हैं कि जो जीवन है वो लंबा नहीं होना चाहिए, क्वालिटी लाइफ इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप 4 साल भी जीते हैं तो उन 4 सालों में आपकी क्वालिटी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। आपको ये पता हो कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही या गलत है, और वो कैसे पता चलेगा, सेल्फ इवेल्युएशन से। ठीक है, खुद को रियलाइज करना। जो वेदों को एक्सप्लेन करते हैं वो ब्राह्मण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं लेटर वैदिक फेज में। तो देखिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि लार्जर किंगडम्स वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, हमने क्या क्या जाना, हमने यहाँ पे कुरु की बात की थी, कुरु के साथ पंचाल बने थे, और पंचालों के साथ फिर कौन कौन से बाइफरकेटेड रीजन्स निकलकर सामने आए थे। अवंती था, विदेह था, जो वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है हमारा, राजस्थान वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो पंजाब वाला नीचे का पार्ट है वो सारे का सारा कन्वर्ट होते हैं कुरु और पंचाल के। यानी यही बाद में क्या बनते हैं, 16 महाजनपद। और बाद में क्या, लार्जर किंगडम फॉर्म ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना, ये देखिए हमने यहाँ पे हस्तिनापुर देखा, अहिशित्रा को देखा जहाँ पे लोहा सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कोशाला है, काम्पिल्य है, अयोध्या है, कुशीनगर है, मल है, वज्जी है, काशी है। ये बाद में क्या निकलते हैं, जब कुरु और पंचाल दोनों आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद ये क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेटेड होते हैं, यानी जब टूट जाते हैं। तो ये सारे के सारे, हम कौशल की बात करें, वज्जी की बात करें, अवंती की बात करें, काशी की बात करें, तो सब कब निकलते हैं, जब कुरु और पंचाल दोनों के दोनों डिसइंटीग्रेटेड होते हैं, यानी टूट जाते हैं। तब लोगों को लगा कि हमें अलग अलग तरीके से अपना जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रांग बनाने की जरूरत है।
डेफिनेटली उपनिषद का फैक्ट जो है बाद में जैनिज्म और बुद्धिज्म को देखने को मिलता है। जब हम जैनिज्म वाला पार्ट करेंगे तब हम उपनिषद को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यही कारण रहा कि बाद में मैक्सिमम लोग माइग्रेट किसकी तरफ हो गए थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ। ठीक है, पॉपुलर असेंबली बनी ऋग्वैदिक टाइम में। ऋग्वैदिक टाइम में कौन कौन सी असेंबली बनी थी हमारे पास? हमने कल क्या डिस्कस किया था? हमारे पास कुरु थे, सॉरी कुरु कह रही हूँ, कुल था, क्लैन था। क्लैन को कौन मेंटेन कर रहा था? ग्रामीण मेंटेन कर रहा था। इसको विश कर रहा था, विश से जन बने, जन से महाजनपद बने। ठीक है, तो इसको हैंडल कौन कर रहा था? इसको विदेह हैंडल कर रहा था। और विदेह के साथ साथ कौन था? सभा और समिति। तो समिति में कौन थे? प्रीस्ट थे। और सभा में कौन थे? कॉमन पीपल थे। तो सभा और समिति किसको टैकल करते थे मिलके? किंग को। बाद में लेटर वैदिक फेज में क्या होता है? लेटर वैदिक फेज में जो विदेह वाला कॉन्सेप्ट है, जो वहां किसी भी स्टेट की सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजन वाले पार्ट को देख रही थी, कब देख रही थी? अर्ली वैदिक फेज में। वो खत्म हो जाती है आकर लेटर वैदिक फेज में। और सभा और समिति में जो प्रीस्ट का जो सुपरियरिटी था, यानी जो उनकी हाई क्वालिटी थी, प्रीस्ट और किंग दोनों मिल जाते हैं। और सभा में जो महिलाओं को भाग लेने का और समिति में मेंबर बनने का जो चांसेस प्रोवाइड थे अर्ली वैदिक फेज में, वो आते आते लेटर वैदिक फेज में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फाइन। पॉपुलर यहाँ पे विदेह देखिए लिखा, विदेह जो है कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गया था। और राजसैन्य जो राजा या फिर क्षत्रिय वर सपोर्टेड बाय ब्राह्मण्स। ठीक है, अ रेगुलर सिस्टम ऑफ टैक्सेस एंड प्रोफेशनल आर्मी वाज इंपॉर्टेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ साउंड स्टेट सिस्टम। स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट ना हमारे पास अर्ली वैदिक फेज में था, ना हमारे पास लेटर वैदिक फेज में था। पर अर्ली वैदिक फेज में हमारे पास ग्रामीण था, जिसका काम क्या था? मिलिट्री को इकट्ठा करना। पर लेटर वैदिक फेज में क्या था? लेटर वैदिक फेज में ग्रामीण जो था उसके लिए अब ये पर्सनल ड्यूटी बन गई थी कि राजा को जब भी लड़ाई करनी होगी किसी और ट्राइबल के साथ या किसी और किंगडम के साथ, तो उसका काम क्या होगा? ग्रामीण का उसका काम होगा आर्मी को इकट्ठा करना। ओके शिवम, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्रामीण का क्या काम था? मिलिट्री को इकट्ठा करना। और यही कारण था। अब यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखने का, रेगुलर सिस्टम क्या था टैक्सेशन का? मैंने अर्ली वैदिक फेज में आपको ये बताया था कि बलि जब हमारे पास टैक्सेशन था, तो अर्ली वैदिक फेज में वो इंपॉर्टेंट नहीं था देना, वो वॉलेंटियरशिप था कि भाई देना है तो दे दो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम काम करेंगे। पर लेटर वैदिक फेज में यही बलि जब टैक्सेशन में इन्वॉल्व में आगे कन्वर्ट होता है, बदलता है, तो टैक्स देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। रादर वो अब चांसेस के ऊपर बेस नहीं कि आप दोगे नहीं दोगे, वो मैंडेटरी कि देना ही पड़ेगा। बलि की बात करें, चाहे भाग की बात करें, क्षेत्र की बात करें, ये टैक्सेशन टर्मोलॉजीज थी। कब की टर्मोलॉजीज थी? अर्ली वैदिक से शिफ्ट होती लेटर वैदिक पीरियड में। और यहीं से बनाता है आपका एनटीए सवाल। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक दूसरे को सपोर्ट क्यों कर रहे थे? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारे पास तो समिति भी थी, सभा भी था, विदेह भी था, जो खत्म हो गया बाद में लेटर वैदिक फेज में। तो ऐसा क्या कारण था कि क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे को? शिवम कह रहे हैं कलेक्ट ऑफ मिलिट्री। ऐसा क्या कारण था कि ब्राह्मण और आपके क्षत्रिय दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे? ठीक है, ये बताइए जरा आप मुझे। तो ये बता रहे हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन दूं इसकी। अगर अर्ली वैदिक का कॉन्सेप्ट और लेटर वैदिक का कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो आप समझ पा रहे होंगे, मुझे समझा भी पाएंगे आप। देखिए अर्ली वैदिक फेज का, अगर मैं अर्ली वैदिक फेज की बात करूं तो हमारे पास विदेही का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, विदेही का क्या काम था? सोसाइटी को, इकोनॉमी को, रिलीजन को मेंटेन करना। इसके अलावा हमारे पास सभा थी, हमारे पास समिति थी।
ठीक है। समिति क्या करती थी? किंग को सपोर्ट करती थी। सभा क्या था? कॉमन पीपल था। तो कॉमन लोग क्या करते थे? राजा को चुनते थे। ठीक है। और राजा कैसे चुना जाता था? कुल से, क्लैन से, ग्राम से। बाद में चुना जाता था विश से। यही विश बाद में जाकर किंग बना, और इसी किंग ने बनाया जनपद, फिर बना महाजनपद। ठीक है। आ रही हूँ आपके आंसर पे भी। संगीता कह रही है कि क्योंकि दोनों के दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट था। ठीक है। सिमरन ने कहा इंडिपेंडेंस, ब्राह्मण परफॉर्म यज्ञ, वेरी गुड। राज कह रहे हैं ब्राह्मण्स वर लेजिटिमाइज द रूल ऑफ क्षत्रियास। लेजिटिमेसी बहुत इंपॉर्टेंट थी, अच्छा टर्म यूज किया है राज ने। बाकी सबके भी जवाब अच्छे थे, वेल डन। बोथ वर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये हम बात कर रहे थे अर्ली वैदिक फेज की, यानी हमने डिस्कस किया 1500 से लेके 1000 बीसी को। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, हम कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना है। फैक्ट के ऊपर तो हम कर ही लेंगे काम। ठीक है। अब बात कर ले लेटर वैदिक फेज की। क्या टाइम पीरियड था? 1000 से लेके 600 बीसी तक का। ठीक है। यहाँ पे क्या खत्म हो गया? सोसाइटी, विदेह खत्म हो गया। ठीक है। विदेह का क्या काम था? इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन को चेक करना कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। तो विदेह खत्म हो गया लेटर वैदिक फेज में आकर। सभा और समिति दोनों जिंदा थे, पर इंपॉर्टेंस कम हो गई थी। ठीक है। यानी कॉमन लोगों को और जो लेडीज की यानी महिलाओं की जो हालत थे वो काफी हद तक खराब हो गई। तो बचता कौन है? समिति। समिति में कौन था? प्रीस्ट। प्रीस्ट किसको सपोर्ट करता था? किंग को। तो जब जब सभा वाला जो सिस्टम था जिसमें कॉमन लोग थे जो राजा को चुनते थे, जब वो खत्म ही हो गया तो अल्टीमेटली समिति हमारे पास बची ना। तो समिति का काम क्या था? समिति प्रीस्ट को सपोर्ट करती थी, प्रीस्ट सपोर्ट करती थी, किंग को सपोर्ट करती थी। ठीक है। तो अब यहाँ पे बॉन्ड किसको क्रिएट करना है? प्रीस्ट और किंग को। ओके। किंग का काम क्या था? किंग का काम था कॉमन लोगों के सामने खुद को सुपीरियर दिखाना। वो सुपीरियरिटी कैसे आएगी? जब प्रीस्ट क्या कराएगा? कॉमन लोगों के लिए यज्ञ करवाएगा। ठीक है। कॉमन लोगों में ये जाकर बताएगा कि भाई आपका राजा तो भगवान का रूप है और भगवान को रिप्लेस कर रहा है। जब प्रीस्ट जाकर कॉमन लोगों को ये बताएगा कि आपका जो किंग है वो आपकी रक्षा के लिए बना हुआ है, आपको सेफ करने के लिए बना हुआ है, तो किंग की ख्याति क्या है? अल्टीमेटली बढ़ रही है कॉमन लोगों के बीच में। तो किंग को उससे फायदा हो रहा है। और प्रीस्ट को क्या मिल रहा है? प्रीस्ट को इसके बदले में गाय मिल रही है, दासियां मिल रही हैं, और जमीन मिल रही है। तो प्रीस्ट का अपना अल्टीमेटली जो लेजिटिमेसी है वो हाई हो रहा है, और क्षत्रिय का जो लेजिटिमेसी है वो हाई हो रहा है कॉमन लोगों के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था वो कहीं ना कहीं निकल कर बाहर आ रहा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, और इसीलिए कॉमन लोगों के बीच में क्षत्रिय यानी राजा का, किंग का की पॉपुलैरिटी प्रीस्ट को बढ़ाने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट थी, ताकि ना तो प्रीस्ट की रोजी रोटी छीने और क्षत्रिय का तो काम चल ही रहा है, यानी किंग का काम तो चल ही रहा है। ठीक है संगीता, सही कह रही हैं आप। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था जो हमें फेस करना है। अब ये जो अर्ली वैदिक फेज है और लेटर वैदिक फेज है, इसमें आप ड्रास्टिक चेंज देखिए क्या है। ठीक है। यहाँ पे कुल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्लैन का खत्म हो गया, ग्रामीण का खत्म हो गया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका आता है? किंग का कॉन्सेप्ट बचता है। यानी अगर हम बात करें 1 2 3 और 4 कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, 5वां कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। फाइन। और यही कॉन्सेप्ट बाद में तब्दील होता है जन्म में, महाजनपद में, मगध में, जिसकी बात करेंगे हम 16 महाजनपद की जब हम बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे। ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। और अर्ली वैदिक फेज में प्रीस्ट जो था पहले किंग को सिर्फ एक सजेशन देता था। ठीक है। पर लेटर वैदिक फेज में ये जो क्षत्रिय और ब्राह्मण का जो रिलेशन है ना, वो डिपेंडेंट हो गया, वाइस वर्सा हो गया एक दूसरे के ऊपर। यानी अगर ये दोनों दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे तो दोनों का नुकसान अल्टीमेटली शुरू हो जाएगा। और टैक्स जो था, अब जाहिर सी बात है कि लेटर वैदिक फेज में अगर आप किंगशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो किंगशिप क्या करेगी? कॉमन लोगों में अपनी सुपीरियरिटी को दिखाएगा कि राजा बहुत महान है। तो कॉमन लोगों को क्या चाहिए? कॉमन लोगों को इकोनॉमी स्ट्रांग चाहिए, सोसाइटी में अपनी सेफ्टी चाहिए, ठीक है, ट्रेड में अपनी सेफ्टी चाहिए, रिलीजन में उनको और कल्चरल चीजें चाहिए होंगी। तो इकोनॉमी के लिए राजा क्या करेगा? जमीन खरीदेगा, जमीन के ऊपर क्या करेगा? खेती करेगा। खेती से क्या होगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा। तो एग्रीकल्चर से क्या बढ़ेगा? ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड होगा तो अलग अलग जगहों से ट्रेड होना शुरू होगा।
रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में राजा की ख्याति बढ़ाने के लिए प्रीस्ट ने यानी पंडितों ने कोशिश की कि हम यज्ञ और राजस्व यज्ञ की जो हम बात करेंगे अश्वमेध यज्ञ करवाए ताकि राजा की ख्याति बढ़े और लोग राजा को समझे कि वो भगवान के बराबर है। आई थिंक ये क्लियर होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में। और टैक्सेशन की मैं बात कर रही थी कि इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो टैक्स अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि अर्ली वैदिक फेज में जिस टैक्स को यानी बलि को, क्षेत्र को, भाग को हमने ये कहा कि ये मैंडेटरी नहीं है देना अर्ली वैदिक फेज में, बट जाते जाते लेटर वैदिक फेज में क्या होता है, लेटर वैदिक फेज में अल्टीमेटली वही टैक्स जो अर्ली वैदिक फेज में मैंडेटरी नहीं था, लेटर वैदिक फेज में आते आते वो मैंडेटरी हो जाता है, यानी जरूरी होता है देना। किसके लिए? इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। तो राजा को भी तो कुछ चाहिए ना काम करने के लिए लोगों के साथ। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। शिव का मुनारकी ठीक है, राज कह रहे हैं कि मिलजुल कर काम चल रहा था। पीछे प्रीस्ट और जो उनके आगे था किंग था। ठीक है, ठीक है राज, सही कह रहे हैं आप, यानी मिलजुल कर काम कर रहे थे पावर के बेसिस पे किंगशिप को मेंटेन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ट्राइबल अथॉरिटी टेंडेंट टू बिकम टेरिटोरियल की बात करें तो बाद में क्या होता है, यही ट्राइबल अथॉरिटी जो पहले क्या थी, भरत थी, बाद में ये पुरु को मिल जाते हैं, पुरु क्या बन जाते हैं, कुरु बन जाते हैं, कुरु बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं आके, कुरु प्लस पंचाल बन जाते हैं। ठीक है, इन्हीं कुरुओं से क्या निकलते हैं आपके, इन्हीं कुरुओं से निकलते हैं आपके कौरवास और पांड्यास जो हस्तिनापुर में बसते हैं गंगटिक वाले रीजन में जाकर। ठीक है, गंगा इसमें जो दिल्ली दुआ वाला आपका एरिया पूरा का पूरा नीचे वाला, यही पंचाल और कुरु बाद में क्या बनते हैं जाकर, टेरिटरी बनते हैं। कौन सी टेरिटरी? काशी बनता है, पंचाल बनते हैं, आपका अवंती बनता है, ठीक है, मगध बनता है। तो ये बाद में टेरिटरी में कन्वर्ट होते हैं और जाके जनपद से कन्वर्ट होते हैं महाजनपद में, जिसके डिस्कशन हम बाद में करेंगे 16 महाजनपद के टाइम पे। ठीक है, अवंती है, कुरु है, पंचाल है, काशी है। ठीक है, ये सारे के सारे बाद में बनते हैं। नाउ ट्राइब्स वर रूल्ड बाय प्रिंसेस और चीफ्स। मैंने वही पहले भी डिस्कस किया इस वाली स्लाइड में कि किंगशिप वाला जो फंडा था वो स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, यानी राजा को अब जरूरत किसकी थी, पावर की। ठीक है, यानी लोगों के ऊपर रूल करने के बारे में सोच रहा था। डोमिनेंट ट्राइब कौन थी? दिस देयर नेम ऑफ टेरिटरी लाइक द पंचालास वर अ ग्रुप ऑफ पीपल, लेटर द नेम वाज गिवन देयर टेरिटरी। ठीक है, ये वही पंचाल हैं जो कुरु से प्लस पंचाल बने थे, और इन्हीं कुरु और पंचाल से बाद में अवंती बनता है, काशी बनता है, मगध बनता है बाद में। ठीक है, ये सारे सारे टेरिटरी निकल के बाहर आते हैं जनपद से महाजनपद में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो बहुत सारे जन थे ट्राइब से जो मर्ज होते जनपद और राष्ट्र में, बाद में राष्ट्र बनते हैं। राष्ट्र की बात करें तो मौर्यन एम्पायर, जो बहुत बड़ा एम्पायर निकल के सामने आता है बाद में। रॉयल पावर की बात करते हैं तो वो अल्टीमेटली बढ़ जाती है, और किंग का जो प्रोसेस था एल्डेस्ट सन था, यानी कि पहले अर्ली वैदिक फेज में पहले यही था कि भाई हम कुल में से राजा कुल बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे कुल के बाद डेफिनेटली ट्राइब्स बनाएंगे, सॉरी क्लैन बनाएंगे, क्लैन से हम बाद में विलेज ग्रामीण बनाएंगे, विश बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर जन बनेगा। तो ये फॉर्मेट था राजा को चूज करने का अर्ली वैदिक फेज में। बट लेटर वैदिक फेज में क्या होता है, यही फॉर्मेट चेंज हो जाता है किसमें, यानी कि पहले अर्ली वैदिक फेज में ऐसा कुछ नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बट लेटर वैदिक फेज में ये प्रोसेस चेंज होता है। कैसे? कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और जो हम देखते हैं कुरु में, जिसमें किसका वॉर होता है, पांडवों का और कौरवों का, और किसके लिए युद्ध होता है, राजगद्दी के लिए। एंड वी नो वेल कि उनको राजगद्दी चाहिए थी, तो बाद में कौरव पांडव जो कुरु वंश से वास्ता रखते थे हस्तिनापुर से, वो अपनी राजगद्दी के लिए लड़ रहे थे। कब लड़ रहे थे? लेटर वैदिक पीरियड में, क्योंकि अर्ली वैदिक फेज में राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, बट लेटर वैदिक फेज में फेज चेंज होता है। और फिर चेंज होता है किसमें, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कुरु है। और कुरु ने इसीलिए पंचालों से हाथ मिलाया था ताकि वो इजिली पांडवों को हरा सके, और यही बाद में कुरु और पंचाल जाकर अवंती में बनते हैं, काशी बनते हैं, विदेह बनते हैं, और जाकर नदरन सेंट्रल और जो सदरन पार्ट है वहां उसको कवर कर लेते हैं।
यस राइट, राज आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। आगे बात करेंगे सक्सेशन की। सक्सेशन की बात करें तो वो काफी ज्यादा स्मूथ नहीं था। महाभारत के बारे में हम सभी जानते हैं, किससे थे वो, कुरु से थे, ठीक है। तो पांडव डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स फॉर द सेक ऑफ टेरिटरी एंड सक्सेशन, हम सभी जानते हैं महाभारत की कहानी। करेक्टर ऑफ सभा एंड समिति changed and was dominated by the chief rich nobles and brahmins। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अर्ली वैदिक फेज में सभा और समिति की जो पोजीशन था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था, ठीक है, क्योंकि सभा और समिति मिलकर किसको चुनते थे, किंग को चुनते थे। बट लेटर वैदिक फेज में क्या होता है, सभा और समिति की जो पोजीशन थी ना वो काफी हद तक बदल जाती है, वो शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि सभा और समिति दोनों अपनी पोजीशंस को खो देती हैं, और जो विमेन सभा में और समिति में मेंबर बन सकती थी, काम कर सकती थी, राजा को चुन सकती थी अपने अधिकारों के साथ, वो जो राइट था वो लेटर वैदिक फेज में आके खत्म हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वुमेन वर लॉस अलाउड टू सिट इन सभा। मैंने ऑलरेडी बताया आपको। लेटर वैदिक टेक्स्ट ऑल्सो मेंशन अबाउट इलेक्शन ऑफ किंग एंड फिजिकल क्वालिटीज हमारे अंदर थी। हमने कल भी डिस्कस किया कि किसी को भी राजा बनने के लिए उसके अंदर इंद्र जैसी शक्ति होनी चाहिए, मित्र जैसी दया होनी चाहिए, और वरुण जैसा तेज होना चाहिए। कल हमने डिस्कस किया ही था। तो सभा और समिति ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, और आपको पता होगी सभा और समिति अथर्व वेद में आते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस वहां बताई गई है, ठीक है शिवम। नाउ लेट्स मूव अहेड। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन मुझे और करनी थी जो मेरे दिमाग से अभी स्किप कर गई है और मुझे भी याद नहीं आ रहा है। रिच नॉवेल्स के बारे में डिस्कस किया हमने, एंड सभा के बारे में डिस्कस किया। यस, यही मैं डिफरेंस बता रही थी आपको अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक फेज में, कि इसीलिए यहाँ पे जो प्रीस्ट का काम राजा को सजेशन देना था, लेटर वैदिक फेज में आके राजा का काम मैंडेटरी हो गया प्रीस्ट के साथ, यानी बॉन्ड जो था राजा और प्रीस्ट का, किंग का, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है इतना आपको? तो फिर आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप। बस एक दो स्लाइड्स हम और करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफी ज्यादा जा चुका है। तो लेटर वैदिक फेज हम रेस्ट ऑफ द पार्ट है ना, अर्ली वैदिक फेज का और आपका लेटर वैदिक फेज में, दोनों में डिफरेंस क्या था और एनटीए सवाल कहाँ से बनाती है, इसके डिस्कशन करेंगे 4 बजे वाली क्लास में। नाउ किंग परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस लाइक राजस्व यज्ञ, इसी की बात कर रहे थे हम कि अब किंग, और यहाँ पे क्या जरूरत थी किंग को और ब्राह्मणों को अपनी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हम सभी को पता था, ठीक है। यहाँ पे सिंपली डिस्कस करेंगे इन चीजों को। यहाँ पे क्या आपको ये टर्म पता हो कि राजस्व यज्ञ क्यों होता है, मेंट फॉर कंफर्म सुप्रीम, कि राजा बहुत महान है, राजा को सुप्रीम दिखाने के लिए हमने राजस्व यज्ञ का आयोजन किया। कब किया? लेटर वैदिक फेज में। यज्ञ का प्रावधान अर्ली वैदिक यानी ऋग्वेद फेज में नहीं था, सिर्फ हाइम्स थे हमारे पास, ठीक है। पर जैसे ही सामवेद इंट्रोड्यूस होता है, यजुर्वेद इंट्रोड्यूस होता है और अथर्ववेद आता है लेटर वैदिक फेज में, वैसे ही हमें ये समझ में आता है कि जो हाइम्स हमने आज से 500 साल पहले बनाए थे, 100 साल 1000 साल पहले बनाए थे, उनका यूज होना भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने बताया कि यज्ञों के द्वारा, राजस्व यज्ञ के द्वारा हम अपने राजा को महान घोषित करते हैं। और कौन घोषित कर रहा था? ब्राह्मण घोषित कर रहे थे। अश्वमेघ की बात करें, अश्व यानी घोड़े की बात करें तो अनक्वेश्चन कंट्रोल ओवर एन एरिया था, यानी कि मान लो कोई मैं राजा हूं और मैंने कोई घोड़ा छोड़ दिया है, तो अगर उस घोड़े को किसी भी एरिया में ट्रेवल करते हुए अगर कोई पकड़ता है तो मेरा काम क्या है, जिसने भी उसको पकड़ा है उससे युद्ध जाके करना, ठीक है, उसे लड़ना मेरा काम था। और ये एरिया भी राजा का हो जाएगा, और अगर मैं राजा अगर वहां पर जाकर युद्ध नहीं करेगा तो जिसने उस घोड़े को पकड़ा है वो एरिया उसका हो जाएगा, यानी वाइस वर्सा चलेगा। यानी अश्वमेध यज्ञ में युद्ध तो होना ही है, अगर आप घोड़े को पकड़ते हैं तब भी, नहीं पकड़ते हैं तब भी। अगर पकड़ते हैं तो एरिया आपका तो होगा ही होगा, अगर नहीं भी पकड़ते हैं तब भी वो एरिया को कैप्चर करना, उस पर मेरा अपना अल्टीमेटली हक हो जाएगा, ठीक है। नाउ वाजपेयी की बात करें तो चैरिट रेस थी, यानी राजा अपनी सुपीरियरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ पोजीशन को दिखाने के लिए रथों की रेस करवाता था, ठीक है। तो एनटीए के परस्पेक्टिव से देखें कि सवाल कहां से बन रहा है, आपसे पूछा जाए कि राजस्व यज्ञ, वात्सल्य और अश्वमेध यज्ञ का क्या क्या मतलब है, तो राज से ही आपको क्लियर होगा। राजस्व यज्ञ राजा के लिए किया गया यज्ञ, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ यानी
अश्वमेध यज्ञ यानी कि घोड़ों को छोड़कर जो कंट्रोल एरिया होता है उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल्ड एरिया को अपने फेवर में करना। वाजपेयी कहते हैं कि चैरिट रेस है हमारे पास, जो वाजपेयी हमें बताता है। और किंग ऑल्सो अश्योर टाइटल स्ट्राइक राज विश्वजन, ठीक है, राज विश्वजन, इसको अगर तोड़ते हैं राजा विश्व का जन है, यानी इस पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, प्रजा है, राजा उसको ऑथराइज्ड है उसके हिसाब से काम करने के लिए। और अहिल्या भुवनपति, ठीक है, यानी पूरे के पूरे जो पृथ्वी है, लॉर्ड ऑफ अर्थ है, उसका राजा माना जाएगा। और सोल ऑफ रूलर, ठीक है, एक रात एंड सम्राट माना जाएगा। ये टर्मोलॉजीज हम यूज कहाँ कर रहे थे, लेटर वैदिक पीरियड में। पर ध्यान रहे कि अर्ली वैदिक फेज में राजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि राजा को कंट्रोल कौन करते थे, कॉमन लोग, सभा के लोग। पर लेटर वैदिक फेज में क्या होता है, जब सभा खत्म हो जाती है तो किंगशिप वाली जो टर्मोलॉजी थी, चाहे राजा विश्वराजन की बात करें, अभी लॉर्ड ऑफ अर्थ की बात करें, सोल ऑफ रूलर की बात करें, सम्राट की बात करें, राजस्व यज्ञ की बात करें, वाजपेयी की बात करें, अश्वमेध की बात करें, तो ये सारी टर्म्स कब इंट्रोड्यूस होती हैं, लेटर वैदिक फेज में आकर। ये संगीता सही कह रही हैं आप, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरीड बाय द विलेज असेंबलीज विच ट्राइड लोकल केसेस, ठीक है, तो इसका काम था लोकल केसेस को चेक करना। और विलेज का जो ग्रामवधित जो होता था उसका काम था गांव के लोगों को टैकल करना, यानी विलेज वाला जो काम होता था वो उसको देखता था। अब ये टर्म्स हैं आपकी, इसको आप देख सकते हैं, बट आई फील कि इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, बहुत कुछ है अभी डिस्कस करने के लिए, ठीक है। इसकी बात कर रहे थे हम, जो मैं आपको 4 बजे वाली क्लास में डिस्कशन करूंगी, इसके साथ एक अलग डिस्कशन चलेगी। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कशन साथ साथ में चल ही रही है एक एक्सप्लेनेटरी वे में, तो उसकी बहुत नीड नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगी साथ में काम करते हुए, ठीक है। अब किंग यहाँ पे टर्म्स की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर सिंपली इसको पढ़ भी सकते हैं। तो किंग था असिस्टेड बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ रत्नीस, यानी किंग के साथ कौन काम कर रहा था, रत्नीस, ज्वेल्स, ठीक है। भाग दुगहा जो था उसका काम था टैक्स को कलेक्ट करना, ये टर्म आपको याद रखनी है। अक्षवापा जो था उसका काम अकाउंटेंट था, नहीं लेखे जो का काम करता था। सुता टेरिटरी था उनका। गोविकर्तन एक किंग का कंपनी देने वाला काम है, यानी हंटिंग के लिए उसके साथ जाता था, ठीक है। पलगला मैसेंजर था उनका, जिसको हम स्पाइस की बात करते हैं, जो कब था, अर्ली वैदिक फेज में भी था। तक्षण कारपेंटर था। रथकार चैरिटी मेकर, उसी से समझ में आ, रथकार से आपको क्लियर हो रहा होगा। पुरोहित कौन था, चीफ प्रीस्ट था इनका। सेनानी कमांडर ऑफ आर्मी था। और ग्रामीण क्या था, लीडर था विलेज का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन टर्म आपको कोई दिख रही है, तो ग्रामीण, ग्रामीण जो है ना ये कॉमन टर्म है, यानी कि कब थी, ये अर्ली वैदिक पीरियड में भी थी और लेटर वैदिक पीरियड में भी थी, ठीक है। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, एनटीए यहाँ से सवाल बनाएगा तो इसको करना ना भूलें आप। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी क्लास खत्म होने के बाद, तो इसको निकालें, स्क्रीनशॉट लें और इसको बार बार पढ़ें। यहाँ से एनटीए सवाल बनाता है और दूसरा सवाल बनाएगा कॉन्सेप्ट से असर्शन और रीजन वाले सेशन में, इसलिए अर्ली वैदिक को और लेटर वैदिक को ध्यान में रखें। जैसे असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है कि ऐसा इसमें से कौन सा टर्म है जो कि आपका अर्ली वैदिक में भी मौजूद था और लेटर वैदिक में भी प्रिवलेंट था। तो ग्रामीण जो है, लीडर ऑफ विलेज, ये तब भी मौजूद था, अर्ली में भी और लेटर में भी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अर्ली वैदिक फेज में क्या था हमारे पास, विदत था हमारे पास, जो इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटी को देखती थी और रिलीजन को देखती थी। राजा की हेल्प के लिए कौन था, सभा थी, समिति थी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुल थे, क्लैन था, विलेज था, ग्रामीण था जो विलेज को देखता था, विश था, ये सारी चीजें हमारे पास थी। बट लेटर वैदिक फेज में क्या होता है, किंग क्या करेगा, किंग ही लॉ बनाएगा, किंग ही ऑर्डर देगा और किंग ही उसको पास करेगा, फाइन।
यानी एग्जीक्यूट भी वही करेगा, जस्टिस भी वही देगा। तो किंग का काम क्या है? सेंट्रलाइज्ड जो फॉर्मेट था ना, सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट, वो अर्ली वैदिक फेज में, लेटर वैदिक फेज में धीरे धीरे अब शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ ओकेजनली अगर हम जुडिशियल पावर की बात करें तो जुडिशियल पावर में हमारे पास कौन है? मिलिट्री ऑफिस जो है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, रॉयल, हमें पता ही है। और अधिकृता जो है, अधिकृता वाज द लोएस्ट रैंक। ये ध्यान में रहे आपको कि आपसे पूछे कि भाई अर्ली वैदिक फेज, लेटर वैदिक फेज में सबसे लोअर रैंक पे कौन था? तो अधिकृता था। और टैक्स जो था ट्रिब्यूट होता था कॉमन लोगों के थ्रू। और संग्रहिता जो था वो टैक्स कलेक्ट करता था। यहाँ पे दो टर्मोलॉजीज हैं आपके पास। ये देखिए, कलेक्ट जो टैक्स का कलेक्शन है वो दो लोग कर रहे हैं, एक एक भाग दुहा भी कर रहा है और संग्रहिता भी कर रहा है। उन दोनों का काम क्या था? टैक्सेशन वसूल करना कॉमन लोगों से। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है? लोएस्ट रैंक जो है हमारे पास वो अधिकृता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, किंग ही सब कुछ बन गया था। किंग ही जस्टिस देगा, किंग ही दंड देगा और किंग ही सब कुछ करेगा, तो वो उसका काम होगा। जुडिशियल, जुडिशियल है ना, पावर ऑफ किंग उसके पास आ गया था। ठीक है, एक्सरसाइज ये खत्म हो गई थी जो लोअर लोग के, क्योंकि सभा समिति और विदत के खत्म होने के बाद जब राजा और ब्राह्मणों का जो बॉन्ड था वो स्ट्रांग बना, तो अल्टीमेटली ये चीजें समझ में आती हैं कि सेंट्रलाइजेशन आते आते किंग के पास सारी की सारी पावर जो थी वो इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी ना। ये है आपका नेक्स्ट टर्म है बलि की, जो हम बात कर रहे थे। अर्ली वैदिक फेज में बलि को देना, जो जिसका मतलब था टैक्स, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं था, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, पर लेटर वैदिक फेज में क्या होता है? यही बलि अब चॉइस नहीं रह गया है, नॉट अ चॉइस, अब ये मैंडेटरी हो गया है, यानी आपको देना ही पड़ेगा। इट्स नॉट योर चॉइस, इट्स अ मैंडेशन इन अर्ली लेटर वैदिक फेज। नाउ टैक्स लाइक शुल्क एंड भाग। शुल्क क्या है और भाग क्या है? टैक्स है। और टैक्स कौन वसूल रहा था यहाँ पे? संग्रहिता और भाग दुहा टैक्स वसूलने का काम करते। और टैक्स की टर्मोलॉजी क्या थी? शुल्क और भाग। फाइन। स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं था। ग्रामीण का काम था न सिर्फ विलेज को देखना, बल्कि विलेज में घूम घूम कर जब राजा को जरूरत होगी तो वहां से आर्मी कलेक्ट करना और राजा के लिए लेकर जाना। यानी ग्रामीण का काम अर्ली वैदिक फेज में भी सेम रहा और लेटर वैदिक फेज में भी सेम रहा और टर्म भी सेम रही। तो यहां से भी सवाल बन सकता है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए, टैक्सेशन वाला। एंड वॉर्स वाज फॉट फॉर द पोजीशन ऑफ टेरिटरीज एज वेल एज कैटल। यानी कि वॉर किसके लिए हो रहा है? कैटल के लिए भी हो रहा है और टेरिटरी के लिए भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर और कैटल अर्ली वैदिक लेटर वैदिक फेज में दोनों इंपॉर्टेंट हो गए थे। और अर्ली वैदिक फेज में क्या था? सिर्फ हमारे पास कैटल था और पास्चर लाइफ था, यानी कि नोमैड्स काम करते थे हमारे लिए, घूम घूम कर हमारे लिए काम किया करते थे। नाउ इकोनॉमी की बात करेंगे अब हम 4 बजे वाली क्लास में। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर 11 बजे वाली क्लास के लिए। ओके, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, देन वी विल एंड द क्लास। इकोनॉमी की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करेंगे, और इसके बारे में तो हमें पता ही है। ये देखिए, ये आपका चलिए 4 बजे समझाऊंगी आपको फाइनली। यानी आज अभी अभी हमने ये डिस्कस किया, फाइनली अगर हम देखें ये स्लाइड्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, इसको नहीं छोड़ना है एनी हाउ। एक ये वाली और जिसमें टर्म्स मेंशन हुई हैं, दिस वन। यानी आज की क्लास में हमने बेसिकली समझा कि अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक में फेजेस जो है कैसे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली सब हैंड समिति की इंपॉर्टेंस कम हो गई। बलि जो था अर्ली वैदिक फेज में इंपॉर्टेंट नहीं था, बट लेटर में इंपॉर्टेंट हो गया। और ब्राह्मणों का और राजाओं का जो बॉन्ड था वो काफी हद तक मजबूत हो गया, और ब्राह्मणों ने राजा की ख्याति को यानी उसकी फेमसनेस को और आगे बढ़ाने के लिए राजस्व यज्ञ और उसके साथ साथ वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ कराने शुरू किए, ताकि कॉमन लोगों को पता चले कि राजा का जो स्टेटस है वो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और कॉमन लोग राजा को रिप्लेस करें भगवान के साथ।
पर ये तब शुरू होता है जब लेटर वैदिक स्टार्ट होता है। उसके अलावा जब हमने अर्ली वैदिक को डिस्कस किया तो अर्ली वैदिक फेज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास। अर्ली वैदिक फेज में क्योंकि हमारे पास लोहा नहीं था, सिर्फ कॉपर के बलबूते पे हम काम कर रहे थे, तो नोमैड की लाइफ यानी घूम फिर कर जीवन जीना, और मैक्सिमम जो लाइफ किसके ऊपर बेस्ड थी, थैंक यू सो मच राज, और मैक्सिमम जो लाइफ किसके ऊपर बेस्ड थी, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस नहीं थी, अपने जो पालतू जानवर थे चाहे वो घोड़े हों गाय हों उसके ऊपर बेस थी। और क्योंकि लोहे की कमी थी अर्ली वैदिक फेज में, इसलिए हम ज्यादा मात्रा में खेती नहीं कर पा रहे थे। तो ये डिफरेंस था दोनों में। लेटर वैदिक फेज में आकर महिलाओं की स्थिति डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी, और जो डिक्लाइनिंग होती रही लेटर वैदिक फेज से जाकर 1800 एडी में जब राजा राम मोहन रॉय ने महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया फिर से, तब तक महिलाओं की स्थिति आगे 2000 साल तक गिरती रही। ठीक है पल्लवी, थैंक यू सो मच। तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि टैक्सेशन अर्ली में नहीं था, लेटर में मैंडेटरी हो गया था। सभा समिति विदत, उनकी जो स्थिति थी वो लेटर वैदिक में काफी हद तक कमजोर हो गई थी। विदत में हमने देखा कि लेटर में वो खत्म हो गया। सभा समिति की जो इंपॉर्टेंस थी काफी हद तक कम होती नजर आई। महिलाओं की स्थिति अर्ली से ज्यादा लेटर में खराब हो गई आकर। और किंग का जो डोमिनेशन था, किंग और ब्राह्मण का जो डोमिनेशन था, जो अर्ली में सिर्फ ब्राह्मण का काम राजा को सजेशन देना था, लेटर वैदिक फेज में आते आते राजा का काम क्या हो गया, राजा का काम हो गया अपनी पावर को कंसोलिडेट करना, उसको अपने हाथ में रखना। और इसके साथ साथ जो ब्राह्मणों का काम था, वो जो बॉन्ड था राजा और ब्राह्मण का, वो काफी हद तक स्ट्रांग हो गया, ताकि इकोनॉमी को एक अच्छा बूम दिया जा सके, बूस्ट किया जा सके। और यही कारण रहा कि लोहा आने की वजह से जो ग्रे पेंटेड हमारे पास बर्तन थे, उनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती नजर आती है लेटर वैदिक फेज में। यानी आयरन के आने की वजह से बहुत ज्यादा चीजें इंट्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। कोई डाउट क्वेरी होगा तो 4 बजे की क्लास में आप पूछ लें, और क्लास एंड करते हैं। और 4 बजे की क्लास में डिस्कस करेंगे एनटीए सवाल क्या बना रहा है, लेटर और अर्ली में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, जो आज तक अक्सर सवाल आधार सेशन और रीजन वाले फॉर्मेट में। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू गोपाल, शिवम थैंक यू, संगीता थैंक यू सो मच, राज थैंक यू, पल्लवी थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, तो मिलते हैं 4 बजे वाली क्लास में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। कोई क्वेरी है तो वो आप देख लीजिए। पीवाईक्यू के लिए रात को 9 बजे मिलते हैं और डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस, 40 कॉन्सेप्ट्स और 40 ऑप्शंस। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी क्वेरी है उसको आप करना ना भूलें। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। SRS 10 का कोड अप्लाई करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। और इस डिस्काउंट में हर तरह की सुविधा आपको मिलेगी। स्ट्रक्चर कोर्स, चाहे लाइव टेस्ट सीरीज की बात करें, और अनअकैडमी जो कि है ही बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके एजुकेशन को और क्वालिटी एजुकेशन को काफी हद तक बूस्ट करेगा। ठीक है, एनटीए को पार कराना हमारा काम है। थोड़ी बहुत मेहनत आप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि JRF तो इस बार आपके हाथ में है। और हिस्ट्री टफ नहीं है, हिस्ट्री को स्टोरी फॉर्मेट में समझेंगे तो इससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। फैक्ट के ऊपर ध्यान ना दें, एनटी का अप्रोच चेंज हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं दोपहर को 4 बजे। थैंक यू सिमरन।